अगर आप कॉटलिन सीखना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से कॉटलिन को हम प्रॉपरली सीखें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये कॉटलिन प्रोग्रामिंग कोर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिगनर हैं या फिर जो जावा से कॉटलिन में स्विच कर रहे हैं फिलहाल के लिए, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कॉटलिन के कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये वीडियो उनको लिए ही बनाया गया है। इस कोर्स में हम कोई सिंटेक्स वगैरह याद नहीं करेंगे, मैं आपको सब चीजें प्रॉपर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट करके समझाने वाला हूँ, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, फंक्शंस हो, सील्ड क्लासेस हो, या फिर बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं सुनने में, देखने में। मैं आपको प्रॉपर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिगनर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं कॉटलिन को लेकर या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेकर। मेरी तरफ से कुछ एडवाइस आपके लिए होगी। अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हो तो मेक श्योर करो जैसे मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप सेम टू सेम तरीके से अपने आप से टाइप करने की कोशिश करो, अपने आप से कोड को लिखने की कोशिश करो, क्योंकि वीडियो देख के कुछ भी नहीं आता मेरे दोस्त। आप कितना भी वीडियो देख लो, मैं आपको समझा भी कितना अच्छा दूं, बट एक दो दिन बाद आप सब भूल जाओगे। तो कोशिश ये करो कि आप एक स्क्रीन पर तो मेरे वीडियो देखो और सेकंड स्क्रीन पर अपने आईडीई का यूज करके उस सारे कोड को टाइप करके अपने कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने की कोशिश करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डजेंट मैटर कितना अच्छा ये मेरा वीडियो होने वाला है, लेकिन अगर आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे तो चीजें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज यूज होता है एंड्रॉइड एप्स को बनाने के लिए, कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, और आल्सो हम लोग इसका यूज करते हैं अपने बैकएंड को भी लिखने के लिए। तो ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो ग्राफ है वो रिसेंट ईयर में काफी ज्यादा राइज हुआ है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एक सिनेरियो आपको समझाता हूँ। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पर हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक, और हिंदी से मैं अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को और अपने कमांड को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ बहुत ईजिली, और आप भी इसको प्रोसेस कर पा रहे हो क्योंकि आपको हिंदी आती है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को करने की कोशिश करूँ एक अमेरिका में बैठे हुए बंदे के साथ, मैं उससे कम्युनिकेट करूँ हिंदी में, जाहिर सी बात है उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दैट मीन्स लैंग्वेज एक ज़रिया है जिसकी हेल्प से हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को या फिर अपने कमांड को किसी को समझा या बता सकते हैं। अब यदि मैं कंप्यूटर से ऐसे बात करना स्टार्ट कर दूं हिंदी में, तो जाहिर सी बात है वो समझेगा नहीं कि कंप्यूटर के पास जान थोड़ी ना है, वो कोई बीइंग नहीं है, इट्स अ मशीन। तो मशीन में जो चीज़ें होती हैं वो वर्क करती हैं स्विच पर। स्विच में दो ही चीज़ हो सकती है, या तो स्विच ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है। और जितने भी हमारे प्रोसेसर हैं, जितने भी हमारे इंटरनल चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, वो 0 और 1 में ही प्ले करती हैं। इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि हमारे जितने भी कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं उनको तोड़ता है, 0 1 में लेकर जाता है, और तब जाकर हमारा जो प्रोसेसर है, हमारे जो इंटरनल यूनिट हैं लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर के, वो इसको प्रोसेस कर पाता है। बात ये आती है कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या करता है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सहूलियत हमें देता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंग्लिश में ही लिखा जाता है और इंग्लिश हम समझ सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा बहुत इंग्लिश हमें आती है और हम इंग्लिश से ही कंप्यूटर को कमांड देते हैं। अभी कमांड देने का तरीका जो होता है वो बताता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे अगर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके लिए जो पहले लैंग्वेज यूज़ होती थी 2017 से पहले, वो थी जावा। उसके बाद कन्वर्ट हो गई है कॉटलिन में। कॉटलिन 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑफिशियली इसको अडॉप्ट भी करा जा चुका है 2017 में। तो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम लोग इंग्लिश के वर्ड का यूज़ करते हैं अपने कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे आपको यदि एआई डेवलपमेंट सीखना है या फिर कोई और डेवलपमेंट सीखना है तो उसके लिए कुछ अलग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं इंडियन बंदे को ही अपनी फीलिंग्स को समझा सकता हूँ, लेकिन मैं अमेरिकन को नहीं समझा सकता ना। तो अमेरिकन को समझाने के लिए हमें इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स लैंग्वेज वहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हर डोमेन का एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो कि नेटिव है, जहाँ पर हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, इसमें यूज़ होता है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्यों हम इनका यूज़ करते हैं। तो अब चलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं
और सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उसको करने के लिए आपको एक नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत होगी अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो इसको क्रिएट करने का तरीका है, आप सबसे पहले तो अपने IDE को ओपन करेंगे। ये IDE है। आप यहाँ पर जाएंगे फाइल में, न्यू। जैसे आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा ऑप्शन न्यू प्रोजेक्ट। क्लिक करेंगे इस पर। और फॉर द टाइम बिंग आपको इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप सिंपली जो सेलेक्ट है उसको सेलेक्ट रखिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। आप अपने एप्लीकेशन का नाम कॉटलिन प्रोग्रामिंग दे दीजिएगा। दैट्स इट, बस इतना करना है। आपको यहाँ फिनिश पर क्लिक करना है एंड थोड़ा समय के बाद आपको कुछ इस तरीके का विंडो अपीयर होगा और इस विंडो में आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके आपको अभी फ़िलहाल के लिए कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डील नहीं करेंगे। हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए इस कॉटलिन प्रोग्रामिंग पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, कॉटलिन क्लास / फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फाइल को चूज़ करेंगे और इसका जो नाम देंगे वो देंगे बेसिक कॉटलिन। आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, बट मेक श्योर स्पेसिंग यहाँ पर अलाउ नहीं होती, तो स्पेसिंग आप ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा हो गया बेसिक कॉटलिन फाइल। ठीक, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक मेन फंक्शन की ज़रूरत होती है। बाय द वे, फंक्शंस क्या होता है आपको इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। जब फॉर द टाइम बिंग चीज़ों को मुझे समझाने के लिए इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ने वाली है। मेन फंक्शन जो होता है ये एंट्री पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम का। जैसे मैं इस जो कमरे में हूँ उस कमरे का एंट्री पॉइंट ये वाला दरवाज़ा है। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो कॉटलिन में, तो उसका जो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से वो चलना स्टार्ट होता है वो होता है मेन फंक्शन से। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा मेन फंक्शन है। मैं इसके सिग्नेचर, कीवर्ड सब कुछ आपको समझाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब सबसे जो बेसिक चीज़ होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो होती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो देखिए, वेरिएबल्स का यूज़ हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए। लेट अस सपोज मुझे एक वेरिएबल है A, एक वेरिएबल है B। A में वैल्यू रखनी है मुझे 2 और B में मुझे वैल्यू रखनी है 3। अब ये 2 और 3 मैं ऐसे तो फेंक नहीं सकता, जाहिर सी बात है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई मजाक तो है नहीं। दादाजी का घर नहीं है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ फेंक दो। आपको यहाँ पर चीज़ें स्टोर करके रखनी होती है ताकि आप इन फ्यूचर उसका यूज़ कर पाओ। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो वेरिएबल क्रिएट करने के भी तरीके होते हैं, जिनमें एक तरीका ये है, वॉल। ये रिप्रेजेंट करेगा एक वेरिएबल को। अब आप इस वेरिएबल का नाम डिसाइड करोगे कि आखिर इसका नाम क्या होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मैं नाम A दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मुझे इसका टाइप देना होगा कि आखिर किस टाइप का ये वेरिएबल है। सो हमारे पास कई तरीके के टाइप होते हैं। जैसे हमारे पास होता है इंटीजर। इंटीजर मीन्स जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर हैं। आप इसको होल नंबर में भी समझ सकते हो, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इंटीजर नेगेटिव हो सकते हैं। सो लेट अस सपोज इसका जो टाइप है वो है इंटीजर और इसके जो वैल्यू है इसको मैं असाइन करने वाला हूँ वो है 1। वॉल ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो एक वेरिएबल बनेंगी। तो A हमारा वेरिएबल बन चुका है। अब A में मैं चाहता हूँ केवल और केवल इंटीजर वैल्यू शो रखना। तो इंटीजर वैल्यूज़ को रखने के लिए मुझे इस कॉलन का यूज़ करना होगा। उसके बाद मुझे इसका टाइप दिखाना होगा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया इंटीजर। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल A है ये टाइप है इंटीजर का। इंटीजर वैल्यू ही आप इसमें रख सकते हो। तो मैंने इक्वल्स टू लगा कर 1 इसमें रख दिया। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ B। टाइप है इसका इंटीजर और मैं इसको बोल देता हूँ 2। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। ये मेरा एक वेरिएबल है A, एक वेरिएबल है मेरे पास B। वेरिएबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इंफॉर्मेशन का मतलब है डेटा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 1 एंड यहाँ पर हमारे पास है 2। अब एक तरीके का वेरिएबल आप और क्रिएट कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं वार, VAR। इसको मैं नाम देता हूँ C। इसका भी टाइप देता हूँ इंटीजर और इसकी वैल्यू होती है 3। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में। जैसे मैंने यहाँ वॉल क्रिएट किया A और यहाँ पर है C। सबसे पहले तो C के नीचे मुझे एक अंडरलाइन देखने को मिल रही है। अब ऐसा इसलिए है, जो इनमें डिफरेंस है मेन वो ये है कि आप
ए का जो वैल्यू है उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। रीअसाइन करने का मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ ए की वैल्यू है 1 और मैं इन फ्यूचर जब मेरा प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होने लगेगा लाइन बाय लाइन, तो मैं चाहता हूँ इस ए वैल्यू को चेंज करना, ये इम्पॉसिबल है। वॉल का मतलब है इम्यूटेबल, ऐसे वेरिएबल जिनको आप म्यूटेट नहीं कर सकते। म्यूटेशन का मतलब होता है कि उसमें चेंजेस आ जाना। आप इस ए की जो वेरिएबल वैल्यू एक बार दे चुके हैं उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। लेकिन अगर आपने वार का यूज़ करके कोई वेरिएबल को लिखा हुआ है तो आप इसको री इनिशलाइज कर सकते हो। तो मैं आपको इस वेरिएबल की वैल्यूज़ को दिखाता हूँ। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर प्रिंट को और प्रिंट कर दूँगा ए की वैल्यू, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा बी की वैल्यू, ठीक है। एंड एट द एंड मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा सी की वैल्यू। अगर आपको लाइन ब्रेक चाहिए, मतलब ए वैल्यू प्रिंट हो फिर अगले लाइन में बी वैल्यू प्रिंट हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो प्रिंट एलन फंक्शन का। अब फंक्शन वगैरह क्या है फिलहाल के लिए आप इसको भूल जाओ, इन फ्यूचर मैं इसको आपको डिटेल में कवर करके बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। सो मैं अगर आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो ये जो बटन है ना, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे और यूज़ करोगे runbasic.kt, तो यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े समय के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये मेरा कंसोल है और इस कंसोल में आप देख सकते हो यहाँ पर 1 प्रिंट है, 2 प्रिंट है, 3 प्रिंट है, ठीक है। कंसोल कोई बहुत भारी वर्ड नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। हम लोग प्रोग्रामिंग में बहुत ही कॉमनली इसका यूज़ करते हैं, तो इससे डरना मत कि कंसोल क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं है, बेसिक सी चीज़ है, एक विंडो ही होता है कंसोल। सो 1 2 3, 1 देन 2 देन 3। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, यार मैं इस ए की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे ए को लिया और ए को मैं चाहता हूँ 5 बनाना। तो जैसे कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर एक रेड कलर का अंडरलाइन देखने को मिल रहा है ए के नीचे। इसका मतलब ये है कि वॉल कैन नॉट बी रीअसाइन, दैट मीन्स आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। नॉर्मल भाषा में आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। एक बार आपने इसको वैल्यू दे दिया तो वो पत्थर की लकीर बन गई है, अब इसको किसी का पापा भी नहीं चेंज कर सकता है, राइट। ये है वॉल। अब यही चीज़ को मैं करना चाहता हूँ सी के साथ। सी की वैल्यू क्या है अभी 3 है। चलो एक बार ये प्रिंट हो जाए, उसके बाद मैं सी की वैल्यू लेट से 10 कर दिया। यहाँ पर तो कोई इशू नहीं हुआ। इशू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया वार। वार का मतलब ये है कि भाई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आप इसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, तो मैंने वही किया। तो ये तो बिल्कुल वही चीज़ हो गई ना, जो उसने मुझसे कहा है करने को वो मैंने कर दी। अब मैं अगेन इसको प्रिंट करूँगा, सी को प्रिंट करके देखते हैं कि आखिर हमें क्या मिलता है। अगेन रन कर दीजिए इसको आप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2, ये 1 आया ए से, ये 2 आया बी से, ये हमारा जो थर्ड प्रिंट है इससे मुझे 3 आया। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को अपडेट किया मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गई 10। अब इसके आगे अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा कहीं पर भी तो सी की वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी है। दैट मीन्स हमने इसको अपडेट कर दिया। अब मेन डिफरेंस होता क्या है वॉल और वार में? तो मेन डिफरेंस ये है कि वॉल को अगर आपने एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो दोबारा आप इसको कभी रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन वार के साथ आप ये चीज़ कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। तो ये है हमारा वॉल और वार। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं और किन का यूज़ हम लोग कब कर सकते हैं, इन सब के बारे में अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स मेरे पास हैं। अब नंबर ऑफ़ आइटम्स यूजुअली इंटीजर हो सकते हैं, लाइक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे लेट अस सपोज मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ़ टॉयज़। एक दुकान है मेरे पास, उस दुकान में मुझे नंबर ऑफ़ टॉयज़ को काउंट करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं 1.5 टॉयज़, इम्पॉसिबल है। वो एक होल नंबर में होगा, ऑलवेज एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर मैं उसके लिए इंटीजर यूज़ कर सकता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। इतने हमारे पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ हो सकते हैं एक दुकान में। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, लेट्स से मुझे डिस्काउंट देना है 2.5% का। अब 2.5 कैसे आप
इंटीजर में इसको डाल सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, लेकिन 2.5 इंटीजर नहीं है ऑफकोर्स, ये डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो होता है फ्लोट। फ्लोट दशमलव के बाद 6 अंक तक आप जा सकते हो, और रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक फ्लोट है आप यहाँ पर यूज़ करोगे f का, राइट। इसी तरीके से हमारे पास होता है डबल। डबल में और फ्लोट में अंतर बस इतना है कि फ्लोट में हम लोग दशमलव के बाद 6 अंक तक जा सकते हैं, लेकिन डबल में हम लोग जा सकते हैं दशमलव के बाद 12 अंक तक। तो मतलब अगर आपको दशमलव के बाद 12 अंक की रिक्वायरमेंट है तो आप डबल के साथ जा सकते हो। जैसे अगर मुझे गोल्ड के प्राइसेस में प्ले करना है, फिर गोल्ड अमाउंट में प्ले करना है, तो गोल्ड अमाउंट मिलीग्राम में भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर फ्लोट कहीं ना कहीं लेस एफिशिएंट है गोल्ड के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डबल फिट बेस्ट, क्योंकि डबल क्या है, दशमलव के बाद 12 अंक तक आप इजीली जा सकते हो, और गोल्ड में जो अमाउंट होते हैं वो यूजुअली मिलीग्राम में होते हैं और भी छोटे अमाउंट होते हैं। दशमलव के बाद हमें ज़्यादा वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है, इस केस में आप डबल का यूज़ कर सकते हो, जैसे 1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। आप इसका यूज़ करो तब जब आपको दशमलव के बाद 11 अंक की रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है, वेल बहुत बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग लॉन्ग का यूज़ करते हैं। अब जैसे टाइम इन मिलीस, टाइम इन मिलीस एक जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा नंबर होगा। उस तरीके के नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल में हम लोग यूज़ करते हैं डेटा टाइप लॉन्ग का, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्ट्रिंग। डबल कोट्स का यूज़ करो और उसके अंदर आप जो भी टाइप करोगे इवेंचुअली वो एक स्ट्रिंग ही होगा। लास्टली हमारे पास होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे और कोई भी कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अब कैरेक्टर का मतलब होता है केवल एक कैरेक्टर, आप यहाँ पर 2 कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर करोगे तो इवेंचुअली ये स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो ये रहा मेरा स्ट्रिंग, ये रहा मेरा कैरेक्टर। आई होप आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को अगर आप मिला दोगे इन डबल कोट्स के अंदर तो वो इवेंचुअली क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और यदि आप यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर रखोगे सिंगल कोट्स के अंदर तो वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतने वेरिएबल्स हैं जिनके साथ मैंने अपने एंड्रॉयड करियर में अभी तक प्ले किया है। हमारे पास शॉर्ट्स भी हैं, बाइट भी हैं, और उनका यूज़ मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने नहीं किया है। सो ये जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं हम लोग इन्हीं के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में दिखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतने डेटा टाइप्स के बारे में जानना चाहिए, इतने के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पर किन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक यूज़ केस बताया डबल का, गोल्ड अमाउंट, जाहिर सी बात है गोल्ड किलो के भाव मोस्टली लोग नहीं खरीदते, मिलीग्राम या फिर तोला जिसको बोलते हैं 10 ग्राम, या फिर 0.23 मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम, ऐसे लोग परचेज करते हैं। तो उस केस में यदि आप यूज़ करने वाले हो फ्लोट को तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। दशमलव के बाद 6 अंक तक आप जा सकते हो, लेकिन डबल में ऐसा नहीं है, आप डी पर जा सकते हो 12 अंक तक। तो मिलीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास ये है। वैसे अगर आपके पास कोई छोटा इन्फॉर्मेशन है, जो जाहिर सी बात है आप केवल दशमलव के बाद 2 अंक की ही रिक्वायरमेंट है, जैसे परसेंटेज को रिप्रेजेंट करना, तो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि आप डबल यूज़ करोगे तो ये आपकी बेवकूफ़ियत होगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप 12 अंक तक दशमलव के बाद जाने की कोई चेष्टा ही नहीं करोगे, क्योंकि परसेंटेज दशमलव के बाद 2 अंक ही मैटर करता है। तो वहाँ पर आप फ्लोट का यूज़ कर सकते हो। इंटीजर का यूज़ आप करो जहाँ पर आपको काउंटिंग वगैरह करनी है। लॉन्ग का यूज़ करो जब आपको टाइम वगैरह को रिप्रेजेंट करना है या फिर बहुत बड़े नंबर को स्टोर करके रखना है। स्ट्रिंग्स का यूज़ हम लोग करते हैं बेसिकली कोई भी सेंटेंस के लिखने के लिए या फिर नाम लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए, ये सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स का। कैरेक्टर बेसिकली एक सिंगल कैरेक्टर है, इसके बारे में क्या ही बताऊँ। तो इतने तरीके से डेटा टाइप हमारे पास होते हैं जिनका हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर करता हूँ। मैं इस मेन फंक्शन में हूँ और इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ ए।
इसका जो टाइप होगा वो होगा एक इंटीजर और इसकी कुछ वैल्यू होगी ऑफ कोर्स। तो मानो मैंने इसकी वैल्यू दी 3। अब मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसको मैंने टाइप दिया इंटीजर और इसका वैल्यू है 5। मैं चाहता हूँ इन दोनों का एडिशन करना, तो एडिशन करने के लिए मुझे यहाँ पर प्लस की रिक्वायरमेंट होगी। अब प्लस कैसे कर सकते हैं हम, तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर का। ये कोडिंग तरफ से हमको मिलता है, इसकी हेल्प से हम लोग इन दोनों वेरिएबल्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो करने के लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ सी। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा ए और ये होगा मेरा ऑपरेंट, ये है मेरा ऑपरेटर ए प्लस बी। ए ऑपरेंट बी ऑपरेंट, बीच में हमारा है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों का सम करेगा और उस वैल्यू को इस सी के अंदर स्टोर कर देगा। एंड एट द एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा प्रिंट एलन और सिंपली इस सी को कर दूँगा प्रिंट। एग्जीक्यूट करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 8। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आप ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। आप यहाँ पर माइनस का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, -2। सो 3 - 5 इज ऑफकोर्स -2। इट्स फाइन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टार का। ओके, 15 विच इज कूल। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर डिवीज़न का भी यूज़ कर सकते हैं। डिवीज़न का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर इस वैल्यू को थोड़े से अपडेट कर देता हूँ। तो ए को मैं बोलता हूँ 10 और बी को मैं बोलता हूँ 5। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा 2। ठीक, तो ये हमारा हो गया डिवीज़न ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारे पास होता है मॉडुलो। मॉडुलो मतलब परसेंटेज। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये बेसिकली हमको रिमाइंडर देता है। 0 इसलिए क्योंकि 5 × 2 = 10, रिमाइंडर इज 0। अगर मैं इसको 11 कर दूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो आपको यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर आपको रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर परसेंटेज या फिर मॉडुलो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया, अगर मैं इस वैल्यू को लेस देन 5 करता हूँ तो मुझे ऑलवेज 0 मिलेगा, क्योंकि डिवीज़न करना होगा उसके लिए मुझे। तो मैंने अगर इसको डिवाइड किया और एग्जीक्यूट किया तो आप देखो मुझे यहाँ पर 0 मिल रहा है, जो कि गलत है। इस केस में मुझे मिलना चाहिए 0.6, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है 0। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा जो टाइप है वो है इंटीजर। अब दोनों ही इंटीजर हैं, तो इसका डिवीज़न भी हमें एक इंटीजर ही देखने को मिलेगा। अब इंटीजर कभी 0.6 या फिर 0.5 नहीं हो सकता, इसी वजह से मुझे यहाँ पर 0 मिला है। अगर मुझे वो दशमलव वाला चाहिए तो उसको करने के लिए आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दो फ्लोट में एंड दैट्स इट। अब आपको यहाँ पर फ्लोट वैल्यू देखने को मिलेगी विच इज़ 0.6। मतलब अगर इंटीजर फ्लोट या फिर इंटीजर डबल होता है उस केस में डबल ही आपको मिलेगा अगर आप उसको डिवाइड करते हो। अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ तो उस हर केस में मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा बड़े वाले डेटा टाइप के स्पेसिंग के तौर पर। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर अगर डबल यूज़ करता हूँ और इसको डबल में आप कन्वर्ट कर दो 0.0, एग्जीक्यूट करोगे आपको यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका रिटर्न टाइप चेक करो, जस्ट प्रेस Ctrl+Shift+P, देखो इसका जो टाइप है वो एक डबल है। इट डजेंट मैटर आप कॉम्बिनेशन क्या यूज़ करते हो, हमेशा आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा डबल या फ्लोट में, अगर आप इंटीजर के साथ यूज़ करते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लोट यूज़ करूँ तो रिजल्ट क्या होगा। अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जिसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बता रखा है फ्लोट और डबल। डबल क्या है, दशमलव के बाद आप 12 डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बड़ा स्पेसिंग किसका हुआ, डबल का। इस वजह से अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर तो बिल्कुल सेम मिलेगा, लेकिन जो इसका टाइप होगा सी का वो अभी डबल हो चुका होगा जो कि पहले भी था। जस्ट यहाँ पर आप Ctrl+Shift+P देख लो, आप डबल आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर सी का जो टाइप होगा वो होगा फ्लोट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मतलब ये है
कि अगर आप इंटीजर के साथ फ्लोट या फिर डबल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, तो अगर आप डिवीज़न में प्ले करना चाहते हो तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बड़े वाले स्पेसिंग में मिलने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, यदि मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग कर दूँ और यहाँ पर मैं 3 इसकी वैल्यू दे दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस ऑपरेटर का यूज़ स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो भी होंगे वो सारे नंबर्स पर अप्लाई होंगे। स्ट्रिंग कोई नंबर नहीं है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब मुझे कोई सेंटेंस लिखना होता है, कोई नाम वगैरह लिखना होता है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप स्ट्रिंग और फ्लोट का कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा आप स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन इंटीजर, फ्लोट या फिर डबल किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा अपने दिमाग में रखिए। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जिनका यूज़ आप केवल नंबर के ऊपर कर सकते हो। और नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास इंटीजर है, मेरे पास डबल है, मेरे पास फ्लोट है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसको सीखने के लिए मुझे सबसे पहले तो इन सब चीज़ को यहाँ से हटाना होगा। तो मैंने सब इन्फॉर्मेशन को यहाँ से रिमूव कर दिया है और मैं एक यहाँ पर नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ विथ आर। आर का मतलब ये कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ये है ए, इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर और इसकी जो वैल्यू है वो है 0। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम लोग करते हैं जब मुझे किसी चीज़ को असाइन करना होता है किसी वेरिएबल में, या फिर इसको अपडेट, डिवाइड कुछ और करना होता है। और इसको करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। लेट्स से मुझे इस ए में 1 ऐड करना है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अब क्योंकि ये वेरिएबल है इसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है। तो मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ और ए में मैं ऐड करता हूँ ए, जो ए की पुरानी वैल्यू होगी जो कि है 0। इसमें मैं 1 ऐड करता हूँ, ठीक है। एंड एट द एंड मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ इस वैल्यू को और देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ तक तो वैल्यू इसकी 0 है, बट यहाँ पर क्या है ये थोड़ा सोचने का विषय है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। विच इज़ 1। वाओ, दैट मीन्स यहाँ पर जो मैंने ऑपरेटर लिखा हुआ है क्या काम कर रहा है, ये ए की पहली वैल्यू ले रहा है जो कि है 0, यहाँ पर डाला +1, 0 + 1 इज़ 1। अब क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, जो कि मैंने कर दिया यहाँ इस लाइन में, और मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गई 1। ओके, इसको एक करने का एक और बहुत ही प्यारा तरीका होता है प्लस। मैं इसमें प्लस करना चाहता हूँ और प्लस करके 1 ऐड करना चाहता हूँ। तो अंडर द हुड ये वही चीज़ है जो मैंने लिखा था पहले, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ, रिजल्ट वही है ना। तो यदि आपको कुछ इस तरीके का चीज़ लिखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 के साथ ही काम करेगा। लेट अस सपोज मैं += यहाँ पर 6 लेता हूँ, तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 6 मिलेगा, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको कैसे प्ले करना चाहते हो। अब मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, लेट्स से 10 करता हूँ और मुझे यहाँ पर माइनस करना है 6। तो सिंपली आप यूज़ कर लो यहाँ पर a - 6। इसका जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो है a - 6, ठीक। तो आप चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर चाहे आप इसको ऐसे लिखो, बात बराबर है। 4 मेरे पास आया। अब अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज़ कर दूँगा, चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी, मुझे 60 मिलेगा यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड का यूज़ करूँगा एंड इसको मैं सिंपली एग्जीक्यूट करूँगा तो 1 मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका सिंपल मतलब ये है a = a / 6। एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा 1। तो बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन जो तरीका है ये थोड़ा से ज़्यादा अच्छे होते हैं, रीडेबल होते हैं। जैसे a = 6, ये ज़्यादा रीडेबल होता है और प्रोग्रामर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको प्रिफर करते हैं। तो आपको इसके बारे में आइडिया तो होना चाहिए एटलीस्ट, भले आप इसका यूज़ ना करो। तो ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बूलियन।
बूलियन क्या हो सकता है, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए, या फिर इस समय मैं इसका नाम देता हूँ सी, और इसका जो टाइप है वो है बूलियन। तो ये बूलियन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। इसको आई थिंक मैं स्टार्टिंग में भूल चुका था, सो अभी आप इसको समझ लो। बहुत ही बेसिक सा डेटा टाइप है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें ट्रू या फॉल्स में प्ले करना होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी होते हैं ये हमें बूलियन रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब चलिए इनका हम लोग एक झलक देखते हैं। तो झलक दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो वो करने के लिए सबसे पहले मैं इन सबको यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ ए। टाइप है इसका इंटीजर, ठीक, और इसमें जो वैल्यू है वो है लेट्स से 34। सिमिलरली हमारे पास एक और वेरिएबल है बी, टाइप है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर और इसकी जो वैल्यू है वो है 12। इसी तरीके से मेरे पास एक और वेरिएबल है सी जिसका टाइप है इंटीजर और इसकी जो वैल्यू है वो है 34। अब मुझे यहाँ पर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है, जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि ए की वैल्यू जो है वो बी के बराबर है या नहीं। तो ये क्या हुआ, ये तो कंपैरिजन हो गया ना कि बराबर है कि नहीं। सिमिलरली ए की वैल्यू सी के बराबर है कि नहीं, मुझे कंपैरिजन करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑपरेटर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे ए और बी में चेक करना है कि क्या इनकी वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए इक्वस टू बी। अब इसका जो टाइप होगा, मतलब जो ये हमें डेटा टाइप रिटर्न करेगा वो होगा बूलियन। बूलियन क्या हो सकता है मैंने आपको बता रखा है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ओके, सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉल्स, दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है। चलिए यह चीज़ मैं सी के साथ करके देखता हूँ और चेक करता हूँ क्या मुझे मिलता है। ट्रू, विच इज़ ट्रू। आप देख सकते हो सी की वैल्यू 34 है और ए की वैल्यू भी 34 है। और यहाँ पर मैंने जो ये ऑपरेटर यूज़ किया इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वस टू। अब यदि मुझे ये चेक करना है कि यार ए की वैल्यू क्या बी के बराबर नहीं है, अब वो करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर यूज़ करना होगा इस पहले इक्वस टू को आप यहाँ से हटाओगे और यूज़ करोगे एक्सक्लामेटरी मार्क का। इसको हम लोग एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो, या फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं निगेशन या फिर उल्टा करने के लिए चीज़ों को भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो पहले क्या था, पहले ये इक्वस टू था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था कि बराबरी है नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, बराबर नहीं। मुझे चेक करना है कि क्या ये बराबर नहीं है। तो ए और बी में मैं चेक करूँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे ख्याल से मुझे ट्रू देगा, विच इज़ ट्रू। आप देख सकते हो ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है। यदि मैं सी में ये करता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे फॉल्स देगा क्योंकि ए और सी की वैल्यू बराबर है। मुझे यहाँ पर कंपैरिजन करना है कि वैल्यू किसकी बड़ी है, ए की कि बी की। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस ऑपरेटर को रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रेटर देन लेस देन का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर तो हमारा वैल्यू जो ए का है वो बड़ा होगा तो मुझे यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा, नहीं तो मुझे यहाँ पर फॉल्स देखने को मिलेगा। अब क्योंकि वैल्यू दोनों बराबर है जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर फॉल्स मिलेगा, विच बिल्कुल सही है ये। अगर मैं यही चीज़ बी के साथ करता हूँ तो इस केस में मुझे ट्रू मिलेगा। इसका उल्टा भी बिल्कुल सत्य होगा। यदि आप लेस देन चेक करना चाहते हो तो अब मुझे यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सी के साथ करोगे तो वो फॉल्स मिलेगा। ओके, आप यहाँ पर लेस देन इक्वस टू का भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर तो हमारा जो ए का वैल्यू है वो लेस देन होता है इसी से या उसके बराबर होता है, ट्रू मिलेगा मेरे को। तो इस बार ये आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि वैल्यू बराबर है। तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन या फिर रिलेशन ऑपरेटर, इसको आप बोल सकते हो, हमारे पास होते हैं कॉटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनका यूज़ करके हम लोग कंपैरिजन बेसिकली कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न टाइप होता है, जो ये हमें कंपैरिजन करके डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, वो होता है बूलियन। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा जितने भी मुझे यहाँ पर चीज़ें मिली हैं वो ट्रू और फॉल्स के स्वरूप में ही मिली हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कंट्रोल फ्लो।
कंट्रोल फ्लो क्या होता है और कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं जिसकी हेल्प से आप ये चीज़ें समझ पाओगे कि हमें क्यों डिसीजन लेना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई मैं आपको एक नंबर दूंगा और आप उस नंबर के बेस पर मुझे ये बताओगे कि जो ये नंबर है यदि ये किसी की एज होती है तो ये क्या वो एडल्ट है या वो एडल्ट नहीं है। अब एडल्ट होने की जो सीमा होती है वो होती है 18। 18 से ज़्यादा हो गए हो आप तो दैट मीन्स आप एक अडल्ट हो, अगर नहीं हो तो आप एक माइनर हो। अब यहाँ पर अगर आप सोचो कि हमने ये कैसे वेरीफाई किया, वेल हमारे पास तो ऑफकोर्स छोटा मोटा दिमाग है, उस दिमाग में मैंने कंपेरिजन कर लिया। मैंने आपको बोला 24 आपको हिट किया, अच्छा ये 18 से तो बड़ा है वो एडल्ट होगा। अगर मैं बोला 16, हाँ ठीक है 16 यार ये 18 से कम है, दैट मीन्स ये माइनर होगा। तो मैंने यहाँ पर अपने दिमाग में एक डिसीजन लिया और वो जो मेरा डिसीजन है वो नंबर 18 के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वाली चीज़ है वो ये है कि हमने अपने ब्रेन में डिसीजन लिया, लेकिन जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो आपको ये देना है। मतलब अगर मैं 24 नंबर आपको देता हूँ तो आप मुझे दोगे कि हाँ भाई ये एडल्ट है, अगर मैं 16 दूंगा एडल्ट नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक डिसीज़न लेना है और ये डिसीज़न हम लोग ले सकते हैं कंट्रोल फ्लो की हेल्प से। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। लेट्स से मुझे किसी ने एज दिया 19, ठीक है, ये मेरी एज है। अब मुझे ये जज करना है कि यार ये एडल्ट है या नहीं। वेल उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। तो मैंने यहाँ पर इफ़ लिखा, प्लेन इंग्लिश में मैंने यहाँ पर इफ़ लिखा। इफ़ यदि हमारा जो एज है, जो आपको ऊपर देखने को मिल रही होगी एज वाले वेरिएबल में, यदि ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 18 के, उस केस में मैं चाहता हूं कि जो इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो चले। अन्यथा अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एज है वो 18 से कम भी हो सकती है। कम का केस हैंडल करने के लिए हम बोलेंगे कि भाई यदि ऐसा नहीं होता है, यदि एज 18 से ज़्यादा नहीं होती है तो आप इस एल्स में आओ, और एल्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं करली ब्रैकेट का। तो अगर एज हमारी 18 से ज़्यादा होती है तो जो भी आप इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वो चीज़ चलेगी। अगर नहीं होता है तो एल्स के आस जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो चलेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक डिसीजन लिया। डिसीजन ऑन व्हाट? मैंने इस एज के बेस पे डिसीजन लिया। अगर मेरी एज 18 से बड़ी होती है तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये एडल्ट है। अगर नहीं होती है तो मैं इस एल्स में आऊँगा और यहाँ पर जो कोड होगा उसको मैं चलाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है ये। तो इफ़ एल्स की हेल्प से हम बेसिकली डिसीजन ले सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट डिसीजन हम कुछ भी घोषणा कर सकते हैं या कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं या कुछ भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई चलो मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट एलन क्या है? फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग कंसोल पर प्रिंट करते हैं। अगर ये 18 से ज़्यादा होती है तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा अडल्ट, अगर नहीं होती है तो मैं यूज़ करूँगा प्रिंट एलन और बोलूँगा माइनर, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। आई थिंक ये बहुत ही ईजी इफ़ एल्स कंडीशन होती है। यदि ये चीज़ हमारी सत्य है तो हम उस सत्य का पालन करते हुए ये वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर उन सारी चीज़ों को हम लोग चलाएंगे। अगर वो असत्य है तो हम यहाँ पर आएंगे और जो भी असत्य के करस्पॉन्डिंग चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम चलाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो बंदा है ये जवान हो चुका है, एडल्ट हो चुका है। अब यदि मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, अब 10 क्या है भाई? ये एडल्ट तो नहीं, ये माइनर है। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इस फंक्शन को और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक माइनर है, ठीक। 18 से ज़्यादा होना चाहिए, 18 से ज़्यादा या बराबर ये वाली जो कंडीशन है ये आई थिंक सही नहीं है। स्ट्रिक्टली 18 से ज़्यादा होगा तभी वो अडल्ट होगा। तो यदि मैं यहाँ पर अब 18 एज देता हूँ तो ये मेरे को माइनर देगा, बिल्कुल सही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ये जो हमारा डिसीजन है ये हमने लिया है इस
पर्टिकुलर लॉजिक के बेस पर। यदि मेरा एज बड़ा होगा तो हम सत्य वाला कोष्टक चलाएंगे, यदि असत्य होगा तो हम असत्य वाला कोष्टक चलाएंगे, या फिर जो हमारे ये ब्लॉक है इसके अंदर जो हमारा कोड होगा वो चलेगा। लेकिन अगर मैं एक और कंडीशन इसमें ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यदि ये 18 से बड़ा है और एल्स इफ़, एक कंडीशन और यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर ये 18 से बड़ा है तब तो ये सीधे जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा हमारे एडल्ट में, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि वो छोटा होता है, तो मैं चाहता हूँ जो हमारा 12 से लेकर 18 तक एज है उसको मैं बोलूँगा अपर माइनर, और 12 से नीचे जो होते हैं एज उनको मैं बोलूँगा माइनर। तो ये करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 18 से बड़ा तो वो जो हमारा कोड होगा वो यहाँ वाला एग्जीक्यूट होगा, बराबर है। अब मैं चाहता हूँ 12 से 18 की जो एज है वो सब माइनर है, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एज। यदि जो हमारी एज होती है ये बड़ी होती है 12 से, एक कंडीशन और मैं यहाँ पर इम्प्लाई करना चाहता हूँ कि 12 से तो बड़ी हो लेकिन 18 से छोटी हो या फिर उसके इक्वल हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड माने और। इसी तरीके से हमारे पास होता है यहाँ पर पाइप का मतलब होता है और बोलता है कि यदि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी सही है तो आप जो हमारा, मैं आपको लिखता हूँ फिर समझाता हूँ इसको। एंड जो हमारा एज है ये लेस देन या इक्वस टू होता है 18, तो एक और कोष्टक या फिर एक और ब्रैकेट हम यहाँ पर बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे प्रिंट एलन सब माइनर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एज को 15 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर सब माइनर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो सब माइनर, क्योंकि सब माइनर का जो एज है वो 12 से बड़ा होगा और 18 तक होगा। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो दो एंड, इसको हम लोग बोलते हैं एंड, और ये एक ऑपरेटर होता है। यदि आपका ये वाला कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, अगर ये दोनों सत्य होगा, सही होगा, तभी आप इस ब्रैकेट के अंदर आओगे, ठीक है। एंड का मतलब ये होता है, आपने अगर गेट्स पढ़ा हो क्लास 12th में, ये होता है एंड गेट और गेट, तो ये गेट ही है बेसिकली। और में क्या होता है, यदि दो हमारे पास इनपुट हैं और दोनों ही ज़ीरो हैं तभी मेरा जो आउटपुट होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो का मतलब फॉल्स। और एंड गेट जो होता है वो बोलता है कि अगर दोनों इनपुट हमारे 1 होंगे तभी हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। 1 का मतलब यहाँ पर है ट्रू। सो मैंने यहाँ पर एंड यूज़ किया। एंड का मतलब है कि जो हमारा पहला लॉजिक है और जो हमारा दूसरा लॉजिक है, यदि ये दोनों सत्य होता है, ट्रू होता है, तब मैं इस ब्रैकेट के अंदर आऊँगा। और यदि आप ये चाहते हो कि इन दोनों में से कोई भी सत्य हो, मुझे इसके अंदर आना है, तो आप यूज़ करोगे यहाँ पर पाइप को हम लोग बोलते हैं और ऑपरेटर। आई थिंक लॉजिक इज़ क्लियर। तो जो गेट होता है ना, एंड गेट, और गेट, जॉर गेट, वो सब भी आपको कॉर्डिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलता है। और मोस्टली हम लोग प्ले करते हैं एंड और में, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एंड कब ट्रू होगा, जब दोनों ही आपके इनपुट ट्रू हों या फिर दोनों ही कंडीशन आपके ट्रू हों। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले लिखा था एंड, दो एंड, इसका मतलब है कि भाई अगर आपका ये वाला लॉजिक सत्य है, ये वाला लॉजिक भी सत्य है, तभी आप इस कोष्टक के अंदर आओगे। और का मतलब होता है कि अगर आपका ये वाला लॉजिक एज ग्रेटर देन 12, अगर ये सत्य है और ये असत्य है, तब भी आप इस कोष्टक के अंदर या फिर इस ब्रैकेट के अंदर आओगे और अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एंड। तो आई थिंक एंड और में जो डिफरेंस होता है वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो लगे हाथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो ऑपरेटर्स होते हैं एंड और वो कैसे काम करते हैं। तो ये होता है हमारा कंट्रोल फ्लो। हमने फ्लो को कंट्रोल किया, किसके बेस पे कंट्रोल किया, ये जो 18 नंबर है इसके बेस पर। मैंने यूज़र से एक एज ली, उसने मुझे 15 दिया, मैंने यहाँ पर कुछ चेकिंग की और उस चेकिंग के बेस पर मैंने एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और मैंने ये भी देखा कि इफ़
के साथ अगर मुझे कई सारे मल्टीपल कंडीशन सेट करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं एल्स इफ। अगर आपकी ये कंडीशन गलत होती है तो वो इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी गलत होती है तो एट द एंड वो एल्स वाले को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है हमारा इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स इफ़ एल्स। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हेन कीवर्ड को। व्हेन कीवर्ड के साथ भी आप बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हो। तो यही जो एग्जांपल मैंने इफ़ एल्स की हेल्प से की है, इसी को मैं आपको व्हेन की हेल्प से करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर टाइप करोगे WHEN, जब, और यहाँ पर आप अपनी कंडीशन को लिखोगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर मालूम है एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो मैंने यहाँ पर लिखा एज इज़ ग्रेटर देन 18। बेसिकली यही वाली कंडीशन मैंने उठा ली। उसके बाद अगर ये सत्य होता है तो बजाय यहाँ पर यूज़ करने के ये जो ब्रैकेट है, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एक एरो, और उस एरो के साथ हम लोग लगाते हैं ये वाला कोष्टक। जो मैंने यहाँ पर लगाया था वो अभी यहाँ पर लगा हुआ है। अगर तो ऐसा होता है तो वेल मुझे यहाँ पर सिंपली प्रिंट करना होगा अडल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ब्रांच, या फिर आप बोल सकते हो पहला कंडीशन। ये कंडीशन यदि फॉल्स होती है तभी ये नेक्स्ट कंडीशन पे जंप करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने लिखा था एज, यदि ये ग्रेटर देन है 12 से, ठीक है, और एज जो है वो लेस देन और इक्वस टू है 18 से। बेसिकली जो लॉजिक मैंने इफ एल्स में लिखा था वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो उस केस में हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सब माइनर, लास्टली एल्स। जो एल्स आपने वहाँ पर लिखा था वही एल्स आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। यदि ये दोनों ही कथन हमारे, ये दोनों ही हमारे लॉजिक गलत होते हैं तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे माइनर। तो आप देख सकते हो खूबसूरती कॉटलिन की। ये जो है इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी टफ है, आप इसको बहुत ही ईजिली नहीं पढ़ सकते। अभी तो बहुत छोटा कोड मैंने लिखा है, लेकिन जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो इफ़ एल्स को पढ़ना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। लेकिन ये जो व्हेन है ना, इतना प्यारा है यार। ये आप देखो, इसको बस आप फील करो। व्हेन, जब हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू हो तो आप ये एग्जीक्यूट करो, ये वाला ट्रू हो तो इसको एग्जीक्यूट करो, अगर कुछ भी नहीं हो, दैट तरीके हो तो आप इसको एग्जीक्यूट करो। कितना सिंपल है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काम ये और ये दोनों ही सेम करेंगे, बट इसकी जो रीडेबिलिटी है यार, आपको प्यार हो जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ से। आप हमेशा ही इसका यूज़ करोगे बजाय इफ एल्स के यूज़ करने के। लेकिन कुछ कंडीशन में हमें ये भी यूज़ करना होता है, इसलिए आपको बेसिक्स एटलीस्ट आनी चाहिए। बस इसको हम यहाँ से करते हैं कमेंट। कमेंट करने के लिए आपको सिंपली इसको हाईलाइट करना है, कंट्रोल क्लिक करना है, और ये जो स्लैश है इसको क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये कोड है कमेंट हो जाएगा। कमेंट होते ही आपका जो कंपाइलर होगा, जो इन कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जिम्मेदारी रखा हुआ है, वो बोलेगा अरे भाई ये कमेंटेड है, छोड़ो इसको, ये किसी काम का कोड नहीं है, तो वो इसको छोड़ देता है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं है, देख सकते हो। लेकिन जो लिखावट है कोड की, वाह यार क्या लिखावट है इसकी। तो व्हेन भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना हो या फिर बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस लिखने हो तो व्हेन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। फ़िलहाल हमने यहाँ पर 2 ही लॉजिक लिखे हैं, एक ये। लेकिन अगर मेरे पास 10-15 लॉजिक हो तो आप अगर इफ एल्स का यूज़ करोगे तो बहुत बड़ी ब्रांच बन जाएगी, और रीडेबिलिटी तो ना के बराबर है। तो उस केस में हम लोग इस व्हेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको व्हेन कीवर्ड के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग व्हेन का यूज़ करते हैं अपने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो अब हम लोग एक और वैरायटी यहाँ पर देखेंगे इस व्हेन कीवर्ड की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ब्रांचेस बनाई हुई हैं, और अभी मेरा जो काम है वो बेसिकली यहाँ पर ये है इस एज को चेक करना। ठीक, व्हेन के बाद आप यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करो, और इसके अंदर वो जो वेरिएबल है जिसके ऊपर आप कंडीशन लगा के चेक कर रहे हो कि क्या ये 18 से ज़्यादा है कम है, उसको आप यहाँ पर भेजो। मैंने भेज दिया। ठीक, अब इस एज को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि क्या ये एज इस पर्टिकुलर XY के अंदर आती है या नहीं। तो करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इन कीवर्ड का। यदि मेरा एज आता है 19 या फिर उससे बड़ा क्या
कि इंटीजर की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उतना बड़ा, तो इंट यहाँ पर मेरे पास होती है मैक्स वैल्यू, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की हो सकती है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो अगर मेरा एज 19 या फिर इंटीजर की मैक्स वैल्यू इसके बीच या फिर इसके इक्विवेलेंट आई तो मुझे एग्जीक्यूट करना है ये वाला ब्लॉक। ठीक, वेरी सिंपल। अब यही चीज़ मुझे यहाँ पर करनी है, तो यहाँ पर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इन 13, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी लाई करता है। तो 13 या फिर 18 इनके बीच या फिर इसके बराबर होती है तो वो सब माइनर होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ऑफकोर्स ही एक माइनर होगा। मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम जो हमारा लॉजिक है उसको हम इस वाले लाइन में लिख रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा गंदा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो मेरी सेकंड कंडीशन थी उसमें हम दो चीज़ चेक कर रहे थे, 12 से बड़ा 18 से छोटा। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने हमारा एज को ही वेन के अंदर पास कर दिया, और इसके अंदर वेन एक्सप्रेशन के अंदर मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखा इन की हेल्प से। इन का हेल्प हम तब लेते हैं जब हमें एक रेंज ऑफ वैल्यू डिसाइड करनी होती है। तो यदि मेरा जो एज है वो 19 के बराबर या फिर उससे बड़ा, कितना बड़ा, जो भी इंटीजर की मैक्स वैल्यू हो सकती है उतना बड़ा या फिर उसके इक्विवेलेंट, उस केस में हम बोलेंगे कि भाई ये तो बुढ़ा है, अडल्ट है। अन्यथा यदि मेरा एज ये लाई करता है 13-18 इसके बीच या फिर इसके बराबर, वो होगा सब माइनर, और कुछ भी इनमें से नहीं है तो भाई वो बच्चा है। ठीक, तो इन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, रेंज बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन कीवर्ड का। और ये अब आप इसको रीड करके देखो, बिल्कुल एक प्लेन इंग्लिश की तरह आपको फील होगी। जब हमारा एज 19 या फिर इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू के बीच या फिर उसके इक्विवेलेंट होगी तो हमको ये एग्जीक्यूट करना है। अन्यथा अगर मेरी एज 13 या फिर 18 इसके बराबर या फिर इनके बीच में होती है तो हमें सब माइनर को प्रिंट करना है, या मीन ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज मुझे ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट करना है। तो ये भी एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप वही लॉजिक को यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन भाई इसकी रीडेबिलिटी आप चेक करो यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो ये है कॉटलिन की पावर। कॉटलिन आपको ऐसे ऐसे फंक्शन देता है, ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ देता है, अगर आप उनका यूज़ करते हो तो आपका कोड जो है ना वो बिल्कुल मक्खन के माफिक चलेगा। बेसिकली आप उसको जब पढ़ोगे तो आपको खुद फील होना लगेगा कि हाँ यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये है हमारा कंट्रोल फ्लो, और हमने यहाँ पर व्हेन कीवर्ड और इफ एल्स को डिस्कस किया। अब बात आती है कि यार अच्छा कौन सा है। वेल, ऐसा नहीं है कि इफ़ एल्स बिल्कुल ही बेकार है, व्हेन हमेशा से ही अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे। यदि आपका जो लॉजिक का ब्रांच है वो छोटा है, अगर आपका डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही छोटा है, लेट्स से इफ़ एल्स में ही आपका काम हो जा रहा है, तो हम लोग कभी भी व्हेन का यूज़ नहीं करते। व्हेन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे डिसीजन लेने के जो लॉजिक्स हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है हमें, तो हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन का। अदरवाइज़ छोटे डिसीजन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स का। यदि मुझे केवल यही चेक करना है कि बंदा एडल्ट है या नहीं, कितनी कंडीशन होगी मेरे पास, एक ही होगी, वो है ये वाली। अगर वो ज़्यादा होगा तो एडल्ट होगा, नहीं तो नॉन एडल्ट होगा या फिर माइनर होगा। इस केस में अगर आप व्हेन का यूज़ करोगे तो ये कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ही ब्रांच है मेरे पास। इफ एल्स वहाँ पर बेटर सूट करेगा। इवन तो अगर आप करोगे ऐसा तो आपका जो कंपाइलर है ना वो आप खुद बोलेगा कि भाई यार बेवकूफ़ हो, क्या क्या कर रहे हो, यही कंडीशन है, इफ एल्स का यूज़ कर लो। तो छोटे कंडीशंस के लिए आप लोग इफ एल्स का यूज़ करो, और बड़े कंडीशन के लिए जहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं आपको, व्हेन का यूज़ बेटर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लूप्स को। तो लूप्स क्या होता है? वेल, किसी भी टास्क को अगर आपको कई बार एग्जीक्यूट करना हो, लेट से 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, तो इन केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स का। तो चलिए लूप्स बनाते कैसे हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मुझे एक लूप बनाना है जिसको मैं 5 बार ही एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, और उस लूप को एग्जीक्यूट करते हुए मैं वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ 1 से लेकर 5 तक। ये मुझे करना है। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो लूप बनाने के लिए जो पहला टेक्निक होता है जिसका यूज़ हम लोग अभी करेंगे उसको बोलते हैं फॉर लूप। तो फॉर एक कीवर्ड है और इसके अंदर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे एक लूप बनाना है जो कि 5 बार एग्जीक्यूट हो। सबसे पहले
मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने उसका नाम दे दिया आई इन। अब इन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक रेंज बनाने के लिए यूज़ होता है। तो मैं चाहता हूँ ये लूप को 5 बार एग्जीक्यूट करना, तो मैंने यहाँ पर दिया इनिशियल वैल्यू 1 और जो मेरी फाइनल वैल्यू है वो 5 है। मतलब ये जो लूप होगा ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा, 1 से लेकर 5 तक। ठीक, इस करली ब्रैकेट के अंदर मुझे ये वैल्यूज़ मिलेंगी और इन वैल्यूज़ को करंट वैल्यू बेसिकली मिलेगी और उस करंट वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ पर आप सिंपली यूज़ कर लो प्रिंट एलन का और आई को आप प्रिंट कर दो। जो मेरी करंट लूप की संख्या होगी वो मुझे यहाँ पर आई के रूप में मिलेगी। जैसे अगर ये पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, अगर ये दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली गोस ऑन। एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो आई की जो वैल्यू है वो निरंतर अपडेट हो रही है। जैसे पहली बार लूप चला तो 1 है, दूसरी बार चला 2 है, तीसरी बार चला 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे। राइट, तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा लूप है। अगर मुझे यही चीज़ को उल्टा चलाना हो, जैसे मैंने यहाँ पर चलाया 1 से लेकर 5 तक, लेकिन मैं चाहता हूँ चलाना 5 से लेकर 1 तक, तो इसको करने के लिए भी हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका यूज़ करके आप इसको अचीव कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये जो 2 डॉट आपने लगाया हुआ है इसको आप हटाओ और यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ कर लो डाउन टू, दैट्स इट। तो अभी क्या होगा, इनिशियल वैल्यू मेरी 5 है और मैं जाना चाहता हूँ 1 तक, तो 5 4 3 2 1 एग्जीक्यूट करो। इसको आप देख सकते हो। तो ये हमारा जो लूप है अभी ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है क्योंकि मेरी इनिशियल वैल्यू है 5 और जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ वो वैल्यू है 1। डाउन टू मैंने यूज़ किया है तो ये 5 से लेकर 1 तक चलेगा, 5 4 3 2 1। तो डाउन टू का यूज़ आप कर सकते हो जब आपको रिवर्स में लूप चलाना हो। तो हम लोग यहाँ पर इसकी एक और वैरायटी को देखेंगे कि अगर मुझे जंप करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 1 से लेकर 10 तक। ठीक, तो मेरा जो लूप है ये 10 बार चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर जंप भी चाहता हूँ तो उसके लिए यूज़ करो आप स्टेप, और यहाँ पर अगर आप 2 दोगे तो 2 के स्टेप में ये जंप करता हुआ आपके इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देख सकते हो, 1 देन हमारे पास आया है 3 5 7 9, मतलब इसने एक वैल्यू को स्किप किया है। स्टेप 2 का मतलब ये है कि जैसे मैं 1 पर हूँ तो 1 से एक स्टेप मैंने लिया 2 पर, नेक्स्ट स्टेप लूँगा मैं 3 पर, तो 3 जो है मेरा दूसरे स्टेप पर आएगा, इसी वजह से मुझे यहाँ पर 3 मिल रहा है। अगर मैं 3 पर हूँ मुझे 5 पर पहुँचना है तो मुझे 3 से लेकर 4 एक स्टेप, 4 से लेकर 5 दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप पे मुझे मिलेगा 5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो अगर आपको जंप करना है तो वो आप कर सकते हो इस स्टेप नामक कीवर्ड की हेल्प से बहुत ही ईजिली अपने लूप में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग लिस्ट में इटरेट कर सकते हैं। अब लिस्ट क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद प्रॉपरली समझेंगे जानेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए आप समझो कि लिस्ट क्या है। एक एरे है जहाँ पर हम बहुत सारी वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो चलिए एक लिस्ट में बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये है लिस्ट, यहाँ पर मैंने लेट से कुछ नाम को रखा, जैसे मेरा नाम है हिमांशु, मैंने इसको रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम है मतलब लास्ट नेम है गौर, फिर मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़ कर लिया, डेवलपर यूज़ कर लिया। ठीक, सो ये होता है एक लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने पास रखता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो हिमांशु गौर एंड्रॉयड, ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है और इसका एक कलेक्शन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ इनमें इटरेट करना एक के बाद एक, तो वो कैसे करूँगा। वेल, फॉर लूप जिंदाबाद, मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल आई लिया था, इस बारी मैं लेता हूँ वेरिएबल का नाम नेम और चाहता हूँ इटरेट करना अपने लिस्ट में। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, वेल मुझे एक एक करके जितने भी हमारे आइटम्स होंगे, जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, पहला आइटम है मेरा हिमांशु, दूसरा आइटम है गौर एंड्रॉयड डेवलपर, वो मुझे एक एक करके मिलेगा इस लूप के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपली यूज़ करूँगा प्रिंट एलन का और प्रिंट कर दूँगा। फॉर टाइम बिंग इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करते ही ये जो कोड होगा
ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं अपने मेन फंक्शन को और आप देख सकते हो हिमांशु गौर एंड्रॉयड डेवलपर। तो कुछ इस तरीके से आप लिस्ट में इटरेट कर सकते हो। इटरेट करने का मतलब होता है एक के बाद एक सारे वैल्यूज़ तक पहुँचना, जो कि हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिस्ट की वैल्यूज़ में इटरेट करके उसके साथ प्ले कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू को सिंपली प्रिंट किया। आप यहाँ पर कुछ लॉजिक भी लगा सकते हो, टोटली अप टू यू। आप जो भी करना चाहते हो, कहने का मतलब वो आप कर सकते हो इस ब्रैकेट के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दो कीवर्ड्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। तो ब्रेक का यूज़ हम करते हैं जब भी हमें अपने लूप को टर्मिनेट करना होता है उस केस में, और कॉन्टिन्यू का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें स्किप करना होता है वो पर्टिकुलर लूप का एग्जीक्यूशन। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं इसको, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मेरे पास एक यहाँ पर लूप है आई इन 1 से लेकर 10 तक, ठीक। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारा आई का जो वैल्यू है जब वो 5 हो तो उस केस में मैं इस लूप को ही ब्रेक कर दूँ, अन्यथा मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये मेरा लूप है, 1 से 10 तक ये चलेगा। मैं चाहता हूँ जब मेरा आई का वैल्यू 5 हो जाए उस केस में मैं इस लूप का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, मतलब लाइन नंबर 11 पर आ जाऊँ। तो इसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर ब्रेक का। तो ब्रेक क्या करेगा, इस लूप के एग्जीक्यूशन को तोड़ देगा, सिंपल। तो प्रिंट कर मतलब एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको। आप देख सकते हो 1 2 3 4, जैसे ही 5 आया लूप हमारा ब्रेक हो चुका है, ठीक। अब एक और हमारे पास यहाँ कीवर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी ना, तो कंटिन्यू बोलेगा कि भाई आपको ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लूप को कंटिन्यू कर दो। अब उस केस में होगा क्या कि जो 5 वैल्यू होगी ना वो हमें प्रिंट होती हुई दिखेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही 5 होगा हम बोलेंगे कि दोबारा से एग्जीक्यूट करो नेक्स्ट वाला जो इटरेशन है, मतलब 6 को एग्जीक्यूट करके अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4, 5 कहाँ है, 5 तो पता नहीं कहाँ है। वेल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कंटिन्यू करने को बोला है। जब मेरी वैल्यू 5 होगी तो भाई आपको ये वाला जो लाइन है इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, आपको लूप को आगे बढ़ा देना है, बात ख़त्म। 5 आया आगे बढ़ो, 6 पे चले जाओ। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 8 9 10 देखने को मिल रहा है, 5 यहाँ पर गायब है। तो ब्रेक और कंटिन्यू ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूशन को स्किप करने के लिए हम लोग कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये दो कीवर्ड क्लियर होंगे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं कंटिन्यू ब्रेक ये आने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पॉपअप होता है और बहुत सारे लोग को ये आइडिया नहीं होता कि यार ब्रेक कंटिन्यू, एटलीस्ट उनको आइडिया तो होता है बट पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये करता क्या है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो फॉर लूप यहाँ से होता है डन। बस करेंगे लूप्स बनाने का एक दूसरा तरीका व्हाइल कीवर्ड की मदद से। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरीके से हमने फॉर में यूज़ किया था आई को, वैसे ही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये वेरिएबल। आप व्हाइल का यूज़ करो, इस स्मॉलर ब्रैकेट जो राउंडेड वाला है इसके अंदर आपको कंडीशन लिखनी होती है कि कब आप इस लूप को रोकना चाहते हो। और ये जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के सामने आप देख रहे हो यहाँ पर आपका वो कोड जाएगा जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो मेरा जो ब्रेकिंग कंडीशन है वो जाएगा इस स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर, राउंडेड ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने कहा कि भाई जब तक मेरे इस आई की वैल्यू 5 से कम है मेरे को ये एग्जीक्यूट करना है लूप। तो प्रिंट ln आई को प्रिंट करो और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। तो इंक्रीमेंट करने का तरीका आई प्लस इक्वल टू 1 ये भी है, या फिर आप आई प्लस प्लस कर सकते हो। आई प्लस प्लस का मतलब है आई को 1 बढ़ा दो, अगर आपको घटाना है तो आई माइनस माइनस का यूज़ कर सकते हो। ये क्या करेगा, आई में 1 माइनस कर देगा, लेकिन मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ पर प्लस प्लस का यूज़ करता हूँ और एग्जीक्यूट करूँगा। आप देख सकते हो 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप व्हाइल का यूज़ कर सकते हो। इसका एक बड़ा भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डू व्हाइल लूप। इसको मैं कमेंट करता हूँ एंड एट द एंड मैं आपको समझाता हूँ। डू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस
वाइल के अंदर जो भी कंडीशन होती है ये कंडीशन ब्रेकिंग कंडीशन होती है, मतलब इसको हम लोग यूज़ करते हैं लूप को तोड़ने के लिए। तो लूप को हमें कब रोकना है, रोकने का जो कंडीशन है वही सेम रहेगा जो मैंने पहली बार यूज़ किया था अपने वाइल के साथ। <5 डू में क्या होगा, मुझे यहाँ पर सिंपली प्रिंट करना है आई को और उसकी वैल्यू को कर देना है इंक्रीमेंट। ठीक, वही जो मैंने पहले किया था वही मैंने यहाँ पर डू वाइल के साथ किया। डिफरेंस क्या है उसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आपने देखा 0 1 2 3 4 कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बोला कि आई की वैल्यू यदि बड़ी हो 0 से तभी आप हमारे इस लूप को एग्जीक्यूट करो। अब अगर आप लॉजिकली सोचो तो पहली बार जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वैल्यू तो 0 है। अब 0 जो है वो 0 से कैसे बड़ा हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पर तो ये पहले ही कंडीशन हमारा गलत है, तो लूप तो एक बार भी नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यू विल बी सरप्राइज्ड, ये हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ, लेट मी जस्ट ब्रेक दिस प्रोग्राम, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो पहली बार में ये जो डू होता है ना ये एग्जीक्यूट होता ही होता है, भले ही आपकी कंडीशन यहाँ पर गलत हो स्टिल ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये जो 0 है यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, और 1 क्या है 0 से बड़ा है, इसीलिए जो आप यहाँ पर वैल्यूज़ देख रहे हो ये बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि पहली बार जो मेरा कंडीशन ब्रेक होने का था यार वो तो पहले ही फॉल्स हो चुका है हमेशा के लिए, तो ये कभी ब्रेक होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट करूँ और इस वाइल को ओपन करूँ, अनकमेंट करता हूँ और आई को मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन 0 हो तभी आप इसको एग्जीक्यूट करो, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस मेन को एग्जीक्यूट करते हो तो क्या आपको देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या कि पहले कंडीशन मेरी चेक हुई, अच्छा आई की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तभी हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। वेल यार वो तो गलत है, वो तो हो ही नहीं रहा, तो जब ये हो ही नहीं रहा तो इसको एग्जीक्यूट कभी हमारा जो लूप है ये करेगा ही नहीं, विच इज़ अ राइट बिहेवियर। लेकिन डू वाइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा कंडीशन चाहिए जहाँ पर इवन दो कंडीशन गलत है तब भी आपको एटलीस्ट एक बार ही एग्जीक्यूट करना है अपने कोड को, तो उस केस में आप यूज़ करोगे डू वाइल का, अदरवाइज आप यूज़ करोगे वाइल का। ठीक है, आई थिंक डिफरेंस इज क्लियर। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है वाइल और डू वाइल में। डू वाइल में आपका कोड एक बारी तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा भले आपकी कंडीशन गलत हो। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो अभी तक जितना भी कोड हम लोगों ने लिखा है वो इस मेन फंक्शन के अंदर लिखा है। अब फ़र्ज़ करो आगे चल के आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो जाता है और अगर आप उन सारे कोड्स को इस फंक्शन के अंदर लिखोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आगे चल के यदि कोई कोड में दिक्कत आती है या फिर कोई चीज़ को आपको सही करना होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पता नहीं होगा कि कौन सा लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है। ये चीज़ को आसान बनाता है फंक्शन। फंक्शन बोलता है कि फंक्शन का मतलब होता क्या है, एक छोटा सा आपके पास बोल सकते हो इनपुट देने का ज़रिया है जहाँ पर आप इनपुट दोगे और वो आपको आउटपुट देगा, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ये मान लो एक डिब्बा है, इस डिब्बे में आपने इनपुट डाला, इधर से आउटपुट निकला, आलू सोना, वो वाला बात है। तो चलिए अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसके कीवर्ड्स से आपको अवगत कराता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें FUN ये कीवर्ड लिखना होता है। ये बताता है कंपाइलर को कि अब जो इसके बाद होगा वो एक फंक्शन का नाम होगा। अब जो फंक्शन का नाम है वो मैंने सजेशन का ही यूज़ कर लिया, ऐड। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये 2 नंबर आपसे लेगा, इनपुट डिब्बे में जाएगा वो 2 इनपुट और आउटपुट आपको मिलेगा इन दोनों का सम। इसीलिए मैंने इस फंक्शन का नाम रखा है ऐड। तो ए किस टाइप का डेटा है, वेल ए का डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक, तो आप यहाँ पर इंटीजर दे दो। सिमिलरली बी का भी है। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, मतलब अगर आप a + b करोगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। इस फंक्शन से हमको रिटर्न करना है वो वैल्यू, उसको हम लोग दर्शाने के लिए यूज़ करेंगे कॉलन का, और उस कॉलन के बाद जो भी डेटा टाइप हमको इस फंक्शन से वापस ही मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, विच इज़ इंटीजर। क्योंकि 2 + 3 या फिर a + b c आएगा और c एक इंटीजर ही होगा। 2 इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर ही आपको मिलेगा।
अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट नाम से a प्लस बी। ठीक है, मैंने यहाँ पर फंक्शन का यूज़ कर लिया, आप चाहो तो ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर। अब रिटर्न करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो सम आ चुका है, अब मेरा फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर। दैट मीन्स मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न वापसी करना होगा। वापसी करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एक रिटर्न कीवर्ड का, और इसके बाद आप अपने सिंपली रिज़ल्ट को बताओगे कि भाई ये वाला रिज़ल्ट आप रिटर्न कर दो हमारे इस फंक्शन से। एक बार और हम इसको सीखते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, फंक्शन बोलता है कि आप बजाय बहुत बड़े कोड को हैंडल करने के, आप उस कोड को छोटे छोटे भागों में तोड़ दो, और उस छोटे भाग को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, आप फन कीवर्ड का यूज़ करो, आप उस फंक्शन का नाम दोगे, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का नाम। फिर ये जो सर्कुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर आप पैरामीटर पास करोगे। पैरामीटर का मतलब होता है कि इनपुट क्या होगा इस फंक्शन में। तो हमारे केस में यहाँ पर 2 ही इनपुट है, ए और बी। इसका जो डेटा टाइप है वो भी आपको मेंशन करना होता है, तो कॉलन के बाद आप मेंशन करोगे उसका डेटा टाइप। मेरे केस में है ये इंटीजर। लास्टली, इस जो हमारा सर्कुलर ब्रैकेट का एंडिंग पॉइंट है, या फिर जो राइट वाला हमारा ब्रैकेट है, उसके बाद हम लोग कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर बताएंगे कि हमारा फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा। हमारे केस में वो एक इंटीजर है, क्योंकि a प्लस बी दोनों इंटीजर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो c हमारे वो भी इंटीजर ही आएगा। यहाँ पर मैंने ऑपरेशन को परफॉर्म किया और मैंने रिटर्न कर दिया अपने रिजल्ट को। ये होता है फंक्शन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फंक्शन ऐसा हो जिसका कोई रिटर्न टाइप ही ना हो। वो करने के लिए आप लोगों यहाँ पे लेट से मैं एक रीसेट फंक्शन बनाता हूँ, और इस रीसेट फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। लेट से अभी टू डू है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो कुछ भी यहाँ पर लिख कर। तो इस फंक्शन का अभी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जिनका कोई रिटर्न टाइप ना हो। ठीक है, तो अब हम इस ऐड फंक्शन का यूज़ करते हैं। वेल, करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो वेरिएबल बनाते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 1, एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 3, एंड मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। बेसिकली इन दोनों का सम करना है मुझे, और उस सम को करने के लिए मैं इस फंक्शन ऐड का यूज़ करूँगा। ऐड सिंपली पैरामीटर में आप पास करोगे a और b। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर यही नेम यूज़ करना है, आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो, आप राम श्याम भी यूज़ कर सकते हो, बात वही रहेगी। मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है, ये 3 है, और एक 3 क्या होता है, मिलकर बनेंगे 4। रिजल्ट में मुझे 4 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट का, और प्रिंट करता हूँ अपने रिजल्ट को। एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पर इसका सम देखने को मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है कहाँ से हो रही है, ये हमारे इस फंक्शन में हो रही है। तो फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन एक डिब्बा है, एक मस्त डिब्बा है, जहाँ पर आप इनपुट दोगे, आउटपुट लोगे, आलू डालोगे, सोना निकलेगा। तो इधर से 2 आलू मैंने डाले और इधर से उसका सम बन के सोना निकल गया। यही होता है फंक्शन। अब फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई रिटर्न टाइप ना हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो फंक्शन में क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं, फंक्शन में जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसका इनपुट पैरामीटर और उसका रिटर्न टाइप। इस फंक्शन का जो पैरामीटर है इसको हम लोग आर्गूमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि a को पहले पास करो, b को बाद में पास करो, आप b को पहले भी पास कर सकते हो, और वो पास करने का तरीका होता है नेम्ड आर्गूमेंट। तो नेम का मतलब ये है कि ऐड फंक्शन में जो हमारा पैरामीटर है b, इसमें जो वैल्यू जाएगी वो हमेशा b की जाएगी, और जो हमारा a का वैल्यू है वो हमारे फंक्शन के a वाले पैरामीटर को रिसीव होगी। तो ये करने के लिए हम लोग यहाँ पर नेम्ड आर्गूमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। ये आप तब कर सकते हो जब आपको कोड की रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी को बढ़ानी है, क्योंकि अभी आप इसको पढ़ते समझ जाओगे कि हाँ भाई, जब भी b की वैल्यू भेजूंगा तो वो b को जाके ही चिपकेगी, और जब भी मैं a की वैल्यू भेजूंगा इस फंक्शन में तो a को चिपक लेगी। तो ये भी एक तरीका होता है, आप अपने वेरिएबल्स को अपने फंक्शन में किसी भी एक स्पेसिफिक पैरामीटर को असाइन करा सकते हो, और इसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड आर्गूमेंट। क्योंकि अभी क्या है, मैं नाम बता कर वैल्यू चिपका रहा हूँ सबको। फंक्शन में ही एक और टाइप होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो देखिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन एक टाइप ही है। अगर तो ये एक टाइप है तो इस टाइप के जो हमारे पैरामीटर्स होंगे, जो हमारे आर्गूमेंट होंगे, उसको भी हम फंक्शन के अंदर भेज सकते हैं। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसके इनपुट पैरामीटर में कोई एक फंक्शन ही पास हो रहा है, उस तरीके के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं एक्चुअली यहाँ बात कर रहा हूँ। तो जैसे ये फंक्शन है हमारे पास ऐड, हमारे पास पैरामीटर है a, हमारे पास पैरामीटर है b।
अगर इसी फंक्शन के पैरामीटर में मैं एक फंक्शन को ही पास कर दूं तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। करने के लिए मैं यहाँ पर कॉमा लेता हूँ और इसको बोलता हूँ ऑपरेशन। तो ये फंक्शन का नाम बेसिकली हो गया ऑपरेशन, और इसके अंदर हम भेजेंगे इंटीजर क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 इंटीजर हैं a और b। ये ऑपरेशन जो भी एक हमारा पैरामीटर है अभी के टाइम पे ऐड फंक्शन का, ये हेल्प करेगा a + b करने में, मतलब सम करने में। आप इसको फंक्शन का नाम समझ सकते हो। अब फंक्शन में होता क्या है, 3 चीज़ होती है। फंक्शन का नाम होता है, उसके इनपुट पैरामीटर होते हैं और उसका रिटर्न टाइप होता है। ये दर्शाएगा फंक्शन का इनपुट टाइप। अब इसका जो आउटपुट होगा उसको आप दिखाओगे एक एरो के बाद, वो भी होगा एक इंटीजर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा अभी समझने के लिए आपको। एक ऐड फंक्शन है, ठीक। इस ऐड फंक्शन में मैंने 2 पैरामीटर डाले a और b। अभी मैंने आपको बता रखा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन भी एक तरीके का टाइप ही है। अगर तो वो एक टाइप है तो उस टाइप के पैरामीटर्स को भी हम पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में। अगर मैंने कर दिया वो चीज़ तो उस तरीके के फंक्शन को हम लोग अब बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ऐड हमारा नॉर्मल फंक्शन अब नहीं रहा, अब ये बन चुका है हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों बन चुका है? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन को ही पास कर दिया। अब फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फंक्शन के पास होता है, फंक्शन का नाम होता है, इनपुट पैरामीटर होते हैं, आउटपुट पैरामीटर होते हैं और फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक, इतने चीज़ होते हैं किसी भी एक नॉर्मल फंक्शन में। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो इस मेन फंक्शन के पास क्या है, इसका नाम है, यहाँ पर इनपुट पैरामीटर आप भेज सकते हो जो कि मैंने नहीं भेजा है, दैट मीन्स इनपुट पैरामीटर होंगे, और ये रही इसकी बॉडी। ठीक, यह चीज़ तो होता है फंक्शन के पास। अब यहाँ पर मैंने इनपुट पैरामीटर को दर्शा दिया इस ब्रैकेट के अंदर, आउटपुट को मैंने बता दिया, ये मेरा आउटपुट है इस एरो के बाद। तो ये एक बन गया फंक्शन जिसको हमने पास कर दिया हमारे ऐड वाले फंक्शन में। ऐड फंक्शन बन गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। अब इसका यूज़ मैं कर लूँगा इस ऑपरेशन का यहाँ पर। तो बजाय इन सब को ऐसे लॉजिक लिख के कैलकुलेट करने के, मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑपरेशन के ऊपर थोप दूंगा कि भाई तुम कैलकुलेट करो मेरे लिए। वो कर देगा ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन को जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, a और b, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता रखा है कि भाई मेरा इनपुट पैरामीटर 2 है और उसका टाइप है इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट कर दूंगा तो आपको इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट अभी फ्लोट है और मैं यहाँ पर इंटीजर पास कर रहा हूँ। इसको हम लोग चेंज करते हैं। ऑपरेशन क्या काम करेगा, ऑपरेशन इन दोनों का सम करेगा और रिटर्न में क्या करेगा, इंटीजर। तो अगर तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा, अगर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा तो वही इंटीजर मुझे इस ऐड फंक्शन में एज ए रिटर्न टाइप मिल जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन। अब इस ऑपरेशन का हम लोग यूज़ करेंगे, ऑपरेशन। अब क्योंकि ये फंक्शन है, अभी तक तो फंक्शन की बॉडी मुझे कहीं दिखी नहीं है, तो अब जो फंक्शन की बॉडी होगी वो आप यहाँ पर लिखोगे इस कॉलिंग लोकेशन पर। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज़ कर लो, क्योंकि फंक्शन के जो बॉडी होती है पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर ही होती है। तो हमारा स्कोप बन के तैयार है। अब इसके अंदर हमें 2 चीज़ मिलेगी एज अ पैरामीटर। तो वो 2 चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर a, ये तो मेरा हो गया पहला वाला पैरामीटर, कॉमा b, ये हो गया मेरा दूसरा पैरामीटर। इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वो है एक इंटीजर। तो मुझे यहाँ पर a + b, ये मेरा लॉजिक है। यहाँ पर मेरा हुआ इनपुट टाइप, यहाँ पर मेरा हुआ आउटपुट और यहाँ पर हो गया इस फंक्शन की बॉडी। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो। ये बन गया अभी मेरा एक लैम्डा एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर रखा है हमारे इस ऐड फंक्शनलिटी में। रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा, रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अंतर बस इतना है कि अभी हमारा जो ऐड फंक्शन है ये बन चुका है एक हायर ऑर्डर फंक्शन, और जो हमारा कॉलिंग लोकेशन है ये अभी कहलाएगा एक लैम्डा एक्सप्रेशन। रन करोगे आप इसको तो रिजल्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो हायर ऑर्डर फंक्शन और लैम्डा एक्सप्रेशन आई होप आपको क्लियर होगा। ये लैम्डा एक्सप्रेशन हमारे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैं इसके बारे में डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, बट ये जान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेटपैक कंपोज में, स्टेट होस्टिंग में और भी बहुत सारी जगहों पर। कॉल बैक्स का यूज़ भी हम लोग इसी तरीके से करते हैं। एक फंक्शन का और टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन फंक्शन, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये हेल्पफुल क्यों होता है इसको मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल समझाता हूँ, और ये फंक्शन बनता कैसे ये भी मैं आपको समझाता हूँ।
तो अभी के लिए लेट अस सपोज मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है हिमांशु। ये एक स्ट्रिंग टाइप है। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा हिमांशु है, आप देखो तो यहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज़ हुआ है। मैं चाहता हूँ इसको अपर केस में, बेसिकली सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएं। ये करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का नाम देंगे टू अपर केस। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को एज अ पैरामीटर अपने फंक्शन में डाल दूँगा। रिटर्न टाइप ऑफ कोर्स स्ट्रिंग होगा। नाउ अब यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा नेम डॉट अपर केस। ये जो अपर केस फंक्शन है ये कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको देता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये करता क्या है, जो भी आपके स्मॉल लेटर्स में वर्ड्स होंगे इनको ये कैपिटलाइज करके आपको वापस कर देगा। तो ये मेरा बेसिक सा फंक्शन है, प्रिंट टू अपर केस। आप अपने नेम को यहाँ पर सेंड कर दो और इसको एग्जीक्यूट करोगे, देख सकते हो ये हमारा सारा लेटर जो है अभी कैपिटल में आ चुका है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन फंक्शन सीखेंगे, तो इस फंक्शन को एक्सटेंशन फंक्शन कैसे बनाएं। एक्सटेंशन फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है एक टाइप की। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक टाइप है, वो है मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर एक मैं एक्सटेंशन फंक्शन बनाऊँ। वो करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको सिंपली ये जो फंक्शन है ना, इस नेम के जस्ट पहले आप आओ और उस डेटा टाइप को टाइप करो। तो मेरे केस में मेरा डेटा टाइप क्या है, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद आप सिंपली यहाँ पर डॉट लगा दो एंड दैट्स इट। ये आपका भी बन चुका है एक एक्सटेंशन फंक्शन। जैसे यहाँ पर आपने इसका यूज़ किया अपर केस, ये भी अंडर द हुड एक एक्सटेंशन फंक्शन है स्ट्रिंग के ऊपर। अब नेम मेरा स्ट्रिंग है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अगर नेम हमारा लेट से फ्लोट होता है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते थे। आप इस पर कंट्रोल क्लिक करो एंड अगर ये यहाँ पर आपको दिखाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अ सेकेंड, कंट्रोल क्लिक। ये आप देख सकते हो ये भी एक एक्सटेंशन फंक्शन है हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है ये फंक्शन केवल और केवल स्ट्रिंग का यूज़ कर कर ही कॉल किया जा सकता है और कभी भी आप कहीं भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर आप देखो मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को चेंज किया कि एक्सटेंशन फंक्शन में, जो कि एक्सटेंशन है ओवर स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब मैं इस अपर केस को कॉल ही नहीं कर सकता विदाउट किसी भी स्ट्रिंग डॉट का यूज़ किए। तो मेरे पास तो स्ट्रिंग है भाई, मैं इस नेम का यूज़ कर लेता हूँ और डॉट लगा देता हूँ, दैट्स इट। तो अभी क्या होगा, ये जो टू अपर केस है ये एज अ एक्सटेंशन फंक्शन एक्ट करेगा किसी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर। तो अगर आपको उसको कॉल करना है तो आप कोई भी स्ट्रिंग लो, डॉट लगाओ और आपके पास एबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने की। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट को, इसकी वैल्यू को हम लोग बहुत ईजिली रिसीव कर सकते हैं इस स्कोप या फिर इस पैरेंथेसिस के अंदर। करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर यूज़ करना है दिस का। अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हो तब भी वो ऑटोमेटिकली इसी को कंसिडर करेगा आपका अपर केस। इस पैरामीटर को आप रिमूव कर दो और यहाँ से इसको भी रिमूव कर दो। तो अब आपका जो टू अपर केस फंक्शन है ये बन चुका है एक एक्सटेंशन फंक्शन। इस एक्सटेंशन फंक्शन के अंदर अगर आपको वैल्यू चाहिए जो आपने यूज़ की है इस नेम की, तो आप यूज़ कर सकते हो दिस। ये आपको वैल्यू दे देगा आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप की, जिसकी हेल्प से आपने इस फंक्शन को कॉल किया है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते तब भी वो ऑटोमेटिकली ही पॉइंट करेगा आपके स्ट्रिंग वैल्यू को। एग्जीक्यूट करोगे आप इसको ना, तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये होता है एक्सटेंशन फंक्शन। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। पहला एडवांटेज तो यही है, अगर आपने एक्सटेंशन फंक्शन बना दिया किसी भी डेटा टाइप की हेल्प से, तो वो फंक्शन केवल और केवल उस डेटा टाइप की हेल्प से ही कॉल किया जा सकता है। ये पहला आपका बहुत ही मेजर एडवांटेज है। जैसे यहाँ पर मैं इस टू अपर केस फंक्शन को इंटीजर के साथ नहीं कॉल कर सकता और डबल के साथ नहीं कॉल कर सकता, ये केवल कॉल होगा स्ट्रिंग डॉट के बाद। तो अब हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सीखते हैं। तो उसमें पहली चीज़ होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लासेस के बारे में, क्लासेस क्या होते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा मैं एग्जांपल देता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि ज़रूरत ही क्यों पड़ी यार क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की।
तो फ़र्ज़ करो मेरे पास एक एक्शन कैमरा है, राइट? और इस एक्शन कैमरा को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कैसे कर सकता हूँ? तो देखिए, ये जो एक्शन कैमरा है, इस एक्शन कैमरा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट? इसकी स्क्रीन विड्थ क्या है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, सेंसर क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें, और इसकी जो बॉक्स है इसकी विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, हाइट क्या है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो मेरे को ये रिप्रेजेंट करना है, और इसको कैसे कर सकता हूँ? इसको करने के लिए ही क्लासेस और ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस बेसिकली हो गया क्या, जैसे आप घर बनाने जाते हो तो घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है उस पूरे ज़मीन के ऊपर। तो क्लासेस भी एक तरह से ब्लूप्रिंट ही होती हैं, और जब आप उस क्लास का यूज़ करके किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने क्लास बना ली, अब मैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। हो सकता है कोई गोप्रो अलग स्पेसिफिकेशन के साथ आता हो, तो उसके लिए हम एक अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट तो वही रहेगा ना। हाइट, थिकनेस और इसकी जो विड्थ वगैरह है चेंज हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर्टीज़ तो होगी ना एक्शन कैमरा के पास। वो ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट में एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पर हम विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उस क्लास की यूज़ करके। तो ये होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट का मतलब मोटा मोटा मतलब ये है यार, क्लास बनाया गया है किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट एक हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट कई सारे हो सकते हैं। यही होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक क्लास बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्शन कैमरा की बात की, इसी से स्टार्ट करते हैं, चीज़ें आसान होगी। क्लास बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लास कीवर्ड लिखोगे, और मैं यहाँ पर बोलूँगा एक्शन कैमरा, और ये जो गोला वाला ब्रैकेट होता है आप इसको यहाँ पर यूज़ करोगे। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी कई तरीके के होते हैं जिसको हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ। तो इस गोला वाला जो ब्रैकेट है ना, ये सर्कुलर वाला, इसके अंदर अब हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको बताया इस एक्शन कैमरा क्या हो सकती है, विड्थ हो सकता है, और विड्थ क्या होगा, फ्लोट होगा भाई। 12.5 भी तो हो सकता है, 12.5 इंच, 12.7 इंच या फिर 12 इंच। नेक्स्ट हाइट हो सकता है। उसके बाद इसका होगा थिकनेस, अगेन फ्लोट। तो फिलहाल के लिए मैं ये 3 चीज़ को लेता हूँ। बाकी यहाँ पर रैम भी हो सकता है, और यहाँ पर इसका हो सकता है सेंसर। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार, मतलब ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है अपने इस एक्शन कैमरा के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कैमरा है ना, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ जो इस पर्टिकुलर कैमरा को ही रिप्रेजेंट करे, ये मेरे वाले कैमरा को। करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने मेन फंक्शन में, और इस मेन फंक्शन में हम लोग बनाएंगे मेरा वाला कैमरा। एक वेरिएबल होगा जिसका नाम दूंगा मैं हिमांशु कैमरा। आप सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लो एक्शन कैमरा का, और इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आप दे दो। मतलब विड्थ अलग हो सकती है, हाइट अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा कैमरा आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो मेरे वाले का लेट से यहाँ पर 12F है, हाइट भी लेट से 12F ही है, थिकनेस भी 2F है, टोटली अप टू यू। रैम 6 GB, और सेंसर 1। मुझे आइडिया नहीं सेंसर वगैरह के बारे में, तो मैं ऐसे ही रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ। अब ये जो एक्शन कैमरा है ये मेरे वाले कैमरे को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हो सकता है कोई राम हो, उस राम के पास एक अलग से कैमरा हो गोप्रो का, तो उसका जो स्पेसिफिकेशन होंगी लाइक विड्थ, हाइट, थिकनेस अलग अलग होगी, तो वो अपने मन मुताबिक एक एक्शन कैमरा का ऑब्जेक्ट बना सकता है। बाय द वे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास, और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्लास होता है ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट होता है उस ब्लूप्रिंट के ऊपर एक बनाया गया कंक्रीट घर। तो यही होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। एक सवाल यहाँ पर आता है कि यार ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, क्या होता है जब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करता हूँ, तो अंडर द हुड क्या होता है। ये सबसे पहला यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर 2 तरीके से होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले यूज़ होता है, और यह प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको सिंपली ये राउंड वाला ब्रैकेट यूज़ करना है, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको वेरिएबल्स डालने हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो। तो ये कंस्ट्रक्टर ही आपका जो वैल्यू यहाँ से आता है
उस वैल्यू को यूज़ करता है इस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराने के लिए। ये काम होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का, या फिर जितने भी तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं उनका प्राइमरी काम यही होता है। और ये कंस्ट्रक्टर सबसे पहला पीस ऑफ कोड होता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो। सो वो ऑब्जेक्ट इसी को इन्वोक करके बनता है एक ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब कंस्ट्रक्टर हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार है। अब ये कंस्ट्रक्टर कई तरीके से होते हैं, जैसे इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं, जो मैंने बनाया है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का ज़रूरत आखिर पड़ा क्यों? तो देखो, मेरे पास तो अभी जो मेरे दिमाग में है वो इतने वेरिएबल्स हैं ना, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और फीचर्स इसमें आ जाएं। लेट्स से यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का एक और बटन आ जाए एक्स्ट्रा। अब ये तो हमारे ब्लूप्रिंट बनाने के टाइम रहेगा नहीं, ये आगे आएगा। तो इसको कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं हमारे इस क्लास में? वो करने के लिए हम लोग यहाँ पर मेंबर वेरिएबल बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मेंबर वेरिएबल्स। बनता कैसे है वो? कुछ इस तरीके से। सो ये प्राइवेट होगा, प्राइवेट वेरिएबल। लेट्स से आई एम गोना कॉल दिस पावर ऑन ऑफ, और ये एक बुलियन है। इनिशियल वैल्यू मैं इसकी फॉल्स देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक वेरिएबल बनकर तैयार हो चुका है जो कि पावर ऑन ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे? क्योंकि अभी तो मैं केवल इन वैल्यूज़ का यूज़ करके ही इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक और यहाँ पर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना, जिसको हम लोगों ने नाम दे रखा है पावर ऑन एंड ऑफ। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर का कॉलन। अब ये कंस्ट्रक्टर सेकेंडरी है, दैट मीन्स सबसे पहले तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ही इन्वोक होगा ना, उसके बाद सेकेंडरी का नंबर आएगा। तो हमें यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना होगा। वो करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे दिस का। दिस पॉइंट करता है हमारे क्लास के इंस्टेंस को, और यहाँ पर आप सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ कर लो। ये एक्चुअली एक तरीके से ये लिखा हुआ है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में हमें यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भेजनी होगी। वो करने के लिए मैं क्या करूँगा? वो करने के लिए मैं ये जो सारे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं इनको मैं अपने सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में डालूँगा। यहाँ से आप वेरिएबल्स रिमूव करोगे, क्योंकि ये एक तरीके से आप इसको फंक्शन समझ सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिकली बना हुआ है क्लास के लिए। एंड यहाँ पर मैं एक और आर्गूमेंट ले सकता हूँ अब पावर ऑन ऑफ का। अब जिसके अंदर हमें जितने भी चीज़ें प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट हैं वो हमें पास करनी होंगी, तो वो मैं पास कर देता हूँ। जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है विड्थ पास कर देंगे, हाइट भी इसको चाहिए तो हाइट पास कर देंगे, फिर चाहिए इसको थिकनेस, फिर चाहिए इसको रैम, एंड लास्टली चाहिए इसको सेंसर। और कुछ इस तरीके से हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर है इसने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर दिया है इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ आई हैं उसकी हेल्प से। अब बचा पावर ऑन एंड ऑफ। यहाँ पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज़ करो। दिस अगेन ये पॉइंट करेगा क्लास को पावर ऑन एंड ऑफ। तो अगर ये क्लास को पॉइंट करेगा तो इसके अंदर तो एक वेरिएबल है पावर एंड ऑफ, तो उसको मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो ये लाइन बेसिकली एक्सेस कर रहा है हमारे इस पावर ऑन ऑफ वेरिएबल को। अब आप इसको इनिशियलाइज करा दो और ये वैल्यू हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर में आ रही है। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं हमारे एक्शन कैमरा को बनाने के। या तो मैं इतनी वैल्यूज़ की हेल्प से बना लूँ, या तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ हिमांशु सेकेंड कैमरा। अगेन सेम थिंग, एक्शन कैमरा, सारी स्पेसिफिकेशन सेम रहेंगी, बस हमने यहाँ पर पावर ऑन एंड ऑफ को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि फॉल्स है। तो देखा, अब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को बनाने के दो तरीके हैं, और ये दो तरीके पॉसिबल हो पाए दो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर में हमें कोई और पैरामीटर को ऐड करना है तो उसके लिए आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की हेल्प ले सकते हो। अब क्योंकि क्लासेस ऐसे बनते ही हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को आपको इन्वोक करना ही करना है, उस वजह से इस कंस्ट्रक्टर में आपको अपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना होता है। तो मैंने कर दिया। इस कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट जितनी होती हैं वो आपको आपके सेकंड कंस्ट्रक्टर में भेजनी पड़ेंगी। उसका यूज़ कर लो आप अपने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, और जो बचेगा उसकी हेल्प से आप जितने भी नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करोगे उनको आप इनिशियलाइज करा लो। तो कुछ इस तरीके से आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन बोल सकते हो जो कि क्लासेस में ही पाए जाते हैं, और इन कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ही
क्लासेस के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये होते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टर। एक और चीज़ जो मैंने बिगनर को देखा है करते हुए वो ये है कि वो बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गंदा तरीका होता है। आप बहुत सारे कंस्ट्रक्टर ना बनाने की कोशिश करिए। कंस्ट्रक्टर को जितना कम रख सको उतना बेटर होता है। बट फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कोई और तरीका ढूंढिए। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाना एक अच्छा पैटर्न नहीं है, एक अच्छा चीज़ नहीं है, तो आपको हमेशा ये अवॉइड करने चाहिए। बट स्टिल अगर आपको कोई ज़रूरत है कि करना ही करना है तो एक अलग मैटर है। बट आम तौर पर आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करो कि कंस्ट्रक्टर जितने कम होंगे उतना बेटर आपके लिए होगा। राइट, सो एक बार और मैं इसको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करता हूँ। क्लासेस क्या हैं? वेल, क्लासेस नथिंग बट इट्स अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट? जैसे कोई मुझे ये फिजिकल डिवाइस है, कोई मुझे वर्चुअल डिवाइस को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्लासेस को बनाते हैं। क्लासेस क्या है? इसका एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट में इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, चाहे वो विड्थ हो, हाइट हो, थिकनेस हो, कैमरा का सेंसर हो, रैम हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अब इसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्लासेस एक ब्लूप्रिंट है, वो मेमोरी में नहीं आती। मेमोरी में लाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। ऑब्जेक्ट हमेशा ही मेमोरी हैं, तो अभी के टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी मेमोरी में मौजूद है। तो ऑब्जेक्ट को बनाने का जो काम होता है वो डेलीकेट होता है कंस्ट्रक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्टर एक तरीके से फंक्शन ही होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं क्लासेस के लिए, क्लासेस को बनाने के लिए। दो तरीके से कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, जो एक क्लास के बाद आप सिंपली सर्कुलर राउंडेड ब्रैकेट का यूज़ करके बनाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने क्लास में तो इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को तो कॉल करना ही करना पड़ेगा, तो मैं कॉलन के बाद उसको कॉल करूँगा विथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं सेकेंड कंस्ट्रक्टर में लूँगा यूज़र से या फिर जो भी कोड कर रहा होगा उससे। एंड इसी में मैं अपने एक और पैरामीटर को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, या फिर जितने भी पैरामीटर आपको ऐड करने हैं आप कर सकते हो। और इस पैरामीटर का एक वेरिएबल आपको बनाना होगा अपने क्लास में एज अ मेंबर वेरिएबल। उसको आप इनिशियलाइज करा सकते हो इस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर, आई मीन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाने को आप हमेशा अवॉइड करोगे, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यू कैन गो फॉर इट। बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आप बहुत सारे कंस्ट्रक्टर को हमेशा ही अवॉइड करो। ये था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बातें की। आप क्लासेस के अंदर फंक्शंस को भी बना सकते हो, और इस फंक्शन का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। ये रहा मेरा एक्शन कैमरा क्लास। इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया। बाय द वे, प्राइवेट क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट का मतलब है कि कोई बाहर से, जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है एक्शन कैमरा का, तो मैं इसकी हेल्प से कभी भी पावर ऑन ऑफ को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। लेट मी शो यू हाउ। मैंने यहाँ पर लिखा हिमांशु सेकंड कैमरा डॉट। मेरे पास एक्सेस है हाइट का, थिकनेस का, रैम, विड्थ, सेंसर, सारे का एक्सेस है, लेकिन पावर ऑन ऑफ का एक्सेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो आप देखोगे, मैं यहाँ पर सजेशन का भी यूज़ करूँगा ना, तो लिख तो आप सकते हो लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते, कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा पावर ऑन ऑफ है ये प्राइवेट है। ये इस क्लास के लिए प्राइवेट एक वेरिएबल है जिसको आप कभी भी एक्सेस बाहर नहीं कर सकते। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम करेंगे क्या? ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिंपली इस प्राइवेट को अगर रिमूव कर दोगे तो ये अभी पब्लिक मेंबर वेरिएबल बन चुका है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्लासेस में आपके वेरिएबल में चिपका होता है। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पब्लिक माना जाएगा। एक और कीवर्ड मेरे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल लिखोगे तो इसका मतलब है आप इस वेरिएबल को इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से बाहर एक्सेस नहीं करना चाहते। मतलब इस मॉड्यूल के अंदर, जो हमारा एप्लीकेशन मॉड्यूल है, इसके अंदर तो आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लेट्स से आपके पास कोई फीचर करके अलग से मॉड्यूल है, वहाँ पर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये होते हैं हमारे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, हम इसको प्राइवेट ही करते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। अब मैं क्लास में एक फंक्शनलिटी चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर कैमरा का वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाऊँ। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, फंक्शन वॉल्यूम। ठीक है, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा फ्लोट, क्योंकि
अगर आप 3 फ्लोट को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली फ्लोट ही मिलेगा और बेटर भी है। वॉल्यूम ऐसा नहीं है 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकती, वो फ्लोट भी आ सकती है, डबल भी हो सकती है, तो फ्लोट बेटर रहेगा। हम लोग बहुत दशमलव के बाद ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाले। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि आपको विड्थ लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे थिकनेस से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम। सिंपल इसको रिटर्न कर दो। अब हमारे पास इस क्लास के अंदर एक फंक्शनैलिटी है जिसकी हेल्प से आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। यूज़ कैसे करोगे? इसको यूज़ करना बहुत इजी है। आप जैसे मान लो मेरे पास 2 कैमरे हैं ना, मुझे इस कैमरे का वॉल्यूम और इस कैमरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंट एलन यूज़ करता हूँ और बोलता हूँ फर्स्ट एक्शन कैमरा, वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ हिमांशु का कैमरा, इसका वॉल्यूम मुझे दे दो। तो आप इस फंक्शन को कॉल कर लोगे और ये आपको वॉल्यूम दे देगा। सिमिलरली इस सेकंड कैमरा के लिए भी मैं करता हूँ, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पर पेस्ट कर दो एंड ये होगा मेरा सेकंड एक्शन कैमरा। क्योंकि विड्थ और थिकनेस हाइट सारी सेम है तो मैं यहाँ पर थोड़े चेंजेस करता हूँ। इसका मैं ले लेता हूँ 10 10 4। एग्जीक्यूट करेंगे आप इसको तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट एक्शन कैमरा का वॉल्यूम 288 है और सेकंड एक्शन कैमरा का वॉल्यूम 400 है। जिस तरीके से एक्सेस मॉडिफायर हमने वेरिएबल में यूज़ किया, ठीक उसी तरीके से आप इन एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ फंक्शन के ऊपर भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर मैं इसको इंटरनल कर दूँ तो इंटरनल का मतलब क्या है भाई, ये हमारा जो मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल के अंदर तो मैं इस वॉल्यूम को कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे मॉड्यूल में मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता। तो क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल इसी ऐप मॉड्यूल में हूँ तो ये एक्सेसिबल है। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट होगा, आपको रिजल्ट भी प्रॉपर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने क्लासेस में फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर सकते हो। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, इसका मैं नाम दूंगा वॉल्यूम, और इसके अंदर मैं पास करूंगा एक्स्ट्रा थिकनेस। अगेन टाइप होगा इसका फ्लोट और जो रिटर्न टाइप होगा वो भी होगा फ्लोट। अब एक्स्ट्रा थिकनेस में क्या होगा, बेसिकली जो हमारा थिकनेस है उसमें हम इस थिकनेस को ऐड करेंगे और हमें यहाँ पर मिल जाएगा वॉल्यूम। तो रिटर्न विड्थ हाइट इनटू, और यहाँ पर मेरा जो थिकनेस होगा ना, उस थिकनेस में मैं ऐड कर दूंगा ये एक्स्ट्रा थिकनेस। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए मेथड ओवरलोडिंग उसको बोलते हैं जहाँ पर मेथड का जो नेम है वो बिल्कुल सेम है, रिटर्न टाइप भी बिल्कुल सेम है, अंतर केवल बनता है पैरामीटर का। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, नेम सेम, रिटर्न टाइप सेम, लेकिन जो इनपुट पैरामीटर है वो डिफरेंट। इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मतलब मेथड का नाम तो सेम है लेकिन हम उन्हें उस पर कुछ और लोड कर दिया। यूज़ कर लो, इसका यूज़ करना बिल्कुल ही सिंपल है। आप यहाँ पर इस वॉल्यूम में अगर आप लेट से 2 भेजते हो तो ये एक्स्ट्रा थिकनेस में जाएगी, और यहाँ पर आप 3 भेज दो तो अगेन ये दूसरा वाला जो हमारा फंक्शन है उसका यूज़ करेगा। बट इनपुट टाइप फ्लोट है, मैं यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू भेज रहा हूँ। फ्लोट बनाने के लिए आप f का यूज़ कर लो, दैट्स इट। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो तो आपको अभी जो फंक्शन यूज़ होता हुआ दिखेगा वो दिखेगा सेकेंड वाला। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। बहुत ही प्यारा एग्जांपल इसके लिए है, टीवी का रिमोट आपने देखा ही होगा, तो एक बार बटन प्रेस करोगे तो वॉल्यूम सिंगली इंक्रीज करेगा, अगर आप बहुत लंबे समय तक प्रेस करोगे तो बहुत तेज़ी से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। दोनों ही वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि आप कैसे उसको प्रेस करते हो। दैट मीन्स अगर आप इसको एक फंक्शन में रिप्रेजेंट करो तो कुछ ऐसा होगा। मैं केवल आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ, जैसे वॉल्यूम अप, ठीक, ये हो गया सिंगल इंक्रीमेंट के लिए, तो ये क्या करेगा, स्लो इंक्रीज, ठीक है, आपका जो वॉल्यूम होगा स्लो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगेन वॉल्यूम अप ही हुआ लेकिन यहाँ पर इस बार फास्ट होगा, इसको मैं बुलियन दूंगा और ये क्या करेगा, फास्टली इंक्रीज करेगा हमारा जो भी वॉल्यूम होगा। तो दोनों का जो भी चीज़ है, सिग्नेचर भी सेम है, फंक्शन का नेम भी सेम है, यहाँ पर पैरामीटर का डिफरेंस है। तो कुछ इस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग होती है। एक और तरह का क्लास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा क्लासेस। तो डेटा क्लासेस का काम यही होता है
कि अगर आपको डेटा को केवल होल्ड करके रखना है, केवल इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखना है, तो डेटा क्लासेस बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक क्लास है, चलो यूज़र करके एक क्लास है, और मेरे पास यूज़र की आईडी है, ऑफ कोर्स यूज़र का नेम होगा, और यूज़र की एज है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर नॉर्मल क्लास का यूज़ किया है। अब इस क्लास में प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मुझे दो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं यूज़र के, लेट से फर्स्ट यूज़र है मेरे पास ना, इसकी आईडी सम जिप्रिस डाल देता हूँ, हिमांशु लेट से इसका नाम है, और एज की बात करूँ तो 26। सेकेंड यूज़र एक और यूज़र है, आईडी अगेन मैं कुछ भी ले लेता हूँ, नेम की जहाँ तक बात है नेम मैं श्याम ले लेता हूँ, और एज की जहाँ तक बात है तो 24 ले लेता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट यूज़र और सेकंड यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। अभी होगा क्या कि मैं चाहता हूँ इनको और इनको कंपेयर करना कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो ये करने के लिए प्रिंट एलन फर्स्ट यूज़र इक्वस टू सेकेंड यूज़र। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे फॉल्स आएगा, ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं इसको अगर डुप्लीकेट कर दूं और इसका जो नाम दे दूं वो थर्ड यूज़र, अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं। देखो यहाँ पर अभी भी फॉल्स आ रहा है, जबकि इन दोनों की जो वैल्यूज़ है ना वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है रेफरेंस का, मतलब किसी एक मेमोरी लोकेशन पर इन दो ऑब्जेक्ट्स को रखा गया होगा, तो वो जो मेमोरी का रेफरेंस है ना वो अलग ही होगा यार, इसमें क्या ही सोचना, एक जगह पर दो चीज़ थोड़ी रख सकते हो, वो यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, ठीक। इसी वजह से मेरे को यहाँ पर फॉल्स देखने को मिल रहा है। अब डेटा क्लास के साथ क्या है, यदि मैं इसको सिंपली कन्वर्ट कर दूं एक नॉर्मल क्लास से डेटा क्लास में, तो अभी जो डेटा क्लास बन चुका है इसका सोल पर्पज़ ये होता है, जब भी आप केवल इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हो, इसे मुझे यहाँ केवल इन्फॉर्मेशन को रखनी है, मुझे कोई फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। 3 इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, यूज़र की आईडी है, नेम है, एज है, तो डेटा क्लास यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैठेगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, आप देख सकते हो ट्रू। दैट मीन्स जैसे ही मैंने यहाँ पर डेटा का इंट्रोडक्शन किया मेरे क्लास के ऊपर, कॉटलिन ने अंदर से मुझे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करके दी। जैसे टू स्ट्रिंग, ये एक फंक्शन होता है जिसको आप ओवरराइड भी कर सकते हो नॉर्मल क्लासेस में। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख के हमको देता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है हैश कोड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लेट से मेरे पास क्लास है 1 करके इंटीजर है, इसके अंदर मेरे पास कुछ फंक्शनलिटी होती हैं जो कि अगर आप डेटा क्लास का यूज़ नहीं करते तो मुझे ओवरराइड करनी होंगी अपने आप से। पहला होता है उसमें टू स्ट्रिंग। देखो ये एक फंक्शन है जो ओवरराइड किया हुआ है। अब ओवरराइड क्या है मैं आपको बताऊंगा, डरो मत, ये कुछ भी नहीं है, आपको मैं समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आप समझो कि हाँ ये फंक्शन है जो क्लास के साथ मेरे को मिलता है। अगर मुझे इस क्लास को स्ट्रिंगिफाई करना है, जैसे मान लो जैसे फर्स्ट यूज़र टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंगिफाई करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसको आप यहाँ पर ओवरराइड करके फंक्शन भी लिख सकते हो। उसी तरीके से हमारे पास होता है हैश कोड, इसी तरीके से हमारे पास होता है इक्वल्स, तो इसी इक्वल्स का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। अब डेटा क्लास क्या होता है ना, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन को बाय डिफ़ॉल्ट लिखता है, लेकिन क्लासेस में ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर अपना लॉजिक लिखना होगा स्ट्रिंगिफाई करने के लिए, हैशिंग करने के लिए, और किसी भी दो क्लासेस को कंपेयर करने के लिए। अगर आपको ओवरराइड समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर नहीं आ रहा तो लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ओवरराइड, ओवरलोडिंग, ये आप इसको समझो, ये रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन ओवरराइडिंग हम तब सीखते हैं जब हम इनहेरिटेंस को सीखते हैं, तो इनहेरिटेंस इसके बाद में स्टार्ट करूँगा। बट आपको समझाने के लिए कि डेटा क्लासेस की इंपॉर्टेंस क्या है, इस वजह से मैंने आपको ये बताया। तो डरो मत, बिल्कुल भी कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है ये। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर अभी डेटा क्लास जैसे मैंने बना लिया, तो मेरे पास कुछ फंक्शनलिटी हैं जो ऑटोमेटिकली कॉटलिन ने मेरे लिए लिख के दे दी। जैसे पहली वाली है तो इक्वल वाली, ये इक्वेट हम कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट को इसी तरीके से। प्रिंट एलन फर्स्ट यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग,
तो अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्ट्रिंगिफाई करके आपको देगा कुछ इस तरीके से। क्लासेस में आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी होती है, लेकिन डेटा क्लासेस में ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है। डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर आपको हैश कोड भी मिलता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा हैशिंग वैल्यू है। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी हैं जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं अगर हम किसी भी क्लास को डेटा क्लास में कन्वर्ट करते हैं। सोल पर्पस डेटा क्लास का होता है डेटा होल्ड करना। जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 वेरिएबल है और मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ, मैं कोई फंक्शनैलिटी नहीं चाहता, तो डेटा क्लासेस बहुत ही अच्छे हैं मेरे लिए। ये है डेटा क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ये एक कीवर्ड है, इसकी हेल्प से आप एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सिंगलटन का मतलब ये होता है कि जीवन भर में एक ही उसका इंस्टेंस बनेगा, फिर आप उसको रीयूज़ करोगे। तो कैसे बनता है ये ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट कीवर्ड लिखो और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दो। लेट से मैं यहाँ पर देता हूँ कैमरा, या फिर वही पुराना एग्जांपल एक्शन कैमरा वाला। अब एक्शन कैमरा में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ऑब्जेक्ट के पास तो कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पर वेरिएबल ही बनाने होंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो पहला हो गया प्राइवेट वेरिएबल विड्थ, प्राइवेट वेरिएबल हाइट, इसको इनिशियलाइज करा देता हूँ मैं 0f से, सिमिलरली इसको भी 0f से। प्राइवेट वेरिएबल थिकनेस, अगेन फ्लोट, इनिशियलाइज विथ 0f। तो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में 3 वेरिएबल हैं, विड्थ, हाइट, थिकनेस। अब मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मेरे पास होगा वॉल्यूम। इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा फ्लोट। विड्थ को मुझे अपडेट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? लेट से मेरे पास एक फंक्शन है इनिट नाम से, जिसके अंदर मैं विड्थ भेज सकता हूँ, हाइट भेज सकता हूँ और थिकनेस भेज सकता हूँ। इन तीनों चीज़ का यूज़ करके मैं अपने विड्थ को इनिशियलाइज करा दूँगा सबसे पहले। तो उसी तरीके से मैं अपने हाइट को इनिशियलाइज करा दूँगा, इसी तरीके से मैं अपने थिकनेस को इनिशियलाइज करा दूँगा। अब मेरे पास तीनों वेरिएबल आ चुके हैं, इनिशियलाइज हो चुके हैं। सिंपली इसका यूज़ कर लो, लाइक विड्थ टाइम्स हाइट टाइम्स थिकनेस, रिटर्न कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बस एक ही है कि एक ही एक्शन कैमरा बन पाएगा भाई, 2-3 एक्शन कैमरा नहीं बन पाएंगे। और ये बनेगा कब? जब आप इसको एक्सेस करोगे पहली बार, तब आपका एक्शन कैमरा मेमोरी में आ जाएगा। उसके बाद आप उसके साथ प्ले वगैरह कर सकते हो। करके दिखाता हूँ आपको। इन सबको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। एक्शन कैमरा, तो आप इसको डायरेक्टली ही मतलब पॉइंट कर सकते हो। मैंने ये कर दिया। इनिट एक मेरे पास फंक्शन है जिसके अंदर मेरे पास है विड्थ हाइट, तो 12f, सिमिलरली 12f, और जिसकी थिकनेस है वो 2f। मेरा एक्शन कैमरा का जो भी यहाँ पर वेरिएबल है ये सारे इनिशियलाइज हो चुके हैं। अगर मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अगेन मैं प्रिंटलन का यूज़ कर लूँगा, एक्शन कैमरा वॉल्यूम, ये मुझे वॉल्यूम दे देगा। एग्जीक्यूट करो, कुछ इस तरीके से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को सिंगलटन बनाना है या फिर सिंगलटन ही यूज़ करना है, तो आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट्स का। अब एक्शन कैमरा, 2 एक्शन कैमरा ये कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये एक ही एक्शन कैमरा को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपको 2 करना है तो आपको इस इनिट फंक्शन को दोबारा कॉल करके इसकी वैल्यूज़ को अपडेट करनी होंगी। एक टाइम पे ये एक ही एक्शन कैमरा को पॉइंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट सिंगलटन होते हैं। एक चीज़ को पॉइंट करने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो ऑब्जेक्ट के साथ आप जाइए। डिस्कस करेंगे ऊप्स का अगला कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ऐसा होता है जैसे मैं हूँ तो मेरे अंदर कुछ मेरे पापा के गुण इनहेरिट हुए होंगे, मतलब उनसे गुण मुझे मिलना, मतलब पेरेंट्स से जो भी गुण है, जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं उनके चाइल्ड में। इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक सा क्लास बनाऊँगा और इस क्लास का मैं नाम दूँगा शेप। ठीक है, और ये हमारा क्लास हो गया। इस क्लास के अंदर एक फंक्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एरिया, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा रिटर्न। मैं यहाँ करूँगा 0f। तो लेट अस सपोज ये क्या है, ये है पेरेंट। ठीक, अब मेरे को बनाने हैं कुछ इसके चिल्ड्रंस, और प्रोग्रामिंग के तौर पर अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लासेस।
तो वो कैसे बनेगा देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो शेप क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। जर्नी स्टार्ट करते हैं सर्कल से। सो क्लास सर्कल शेप। सो यहाँ पर जो आपका शेप है ना, ये क्या है, ये पेरेंट है इस सर्कल का, क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट में एक एरिया नामक फंक्शन है। तो एज अ चाइल्ड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसके गुण को ओवरराइड करूं, मतलब इसके गुण को अपने तरीके से लिखूं। जैसे हो सकता हो किसी का पापा चोर हो, लेकिन वो बंदा जो उसका बच्चा है वो अच्छा निकल जाए, तो दैट मीन्स उसने अपनी क्वालिटीज़ को अपने मन मुताबिक दिया। वही मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। लेकिन इनहेरिटेंस करने के लिए कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इस क्लास के पहले लिखते हैं ओपन। सिमिलरली एरिया के भी लिए ये होता है। तो अगर आपको इनहेरिटेंस का यूज़ करना है तो इस ओपन कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हो जो एरर था वो यहाँ से चला गया है। अब इसकी जो क्वालिटी है, जो पेरेंट की क्वालिटी है एरिया, उसको मैं अपने मन मुताबिक लिख सकता हूँ। चलो लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइड करना। आपने ये तो ज़रूर देखा होगा ओवरलोडिंग। मैंने आपको बताया था ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन का सिग्नेचर सेम होता है, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो सेम होता है, अंतर केवल होता है इनपुट पैरामीटर का। उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोड करना। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि जो आपके बाप के गुण हैं वो जब आप अपने मन मुताबिक लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइड करना। अब यहाँ पर देखो बाप क्या है, शेप है, शेप उसका बाप है। चाइल्ड सर्कल है, सर्कल बोला ना बे मैं अपने हिसाब से एरिया लिखूँगा। ये होता है ओवरराइडिंग करना। ठीक, चलिए करता हूँ। तो यहाँ से मैं रिटर्न क्या करूँगा, अब सर्कल है, सर्कल के पास तो जाहिर सी बात है एक रेडियस होगी, और यदि मैं बात करूँ इसके एरिया की तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैथ डॉट पाई का, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा आर स्क्वायर का, मतलब जो हमारा रेडियस है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई आर स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा एरिया कैलकुलेशन। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, दिक्कत ये है कि डबल आ रहा है तो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, बाप से गुणों को लेना। तो बच्चा जो होता है वो बाप से कुछ चीज़ों को इनहेरिट करता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई तेरा मुंह तो तेरे बाप पे गया है, तेरा नाक तो तेरी माँ पे गया है। तो क्या है मतलब, वो तो वही हुआ ना कि उनसे ये चीज़ों को इनहेरिट कर लिया, बच्चे ने ले लिया, छीन लिया, जो भी कर लिया। तो ये होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होता है, तो वो डिफाइन होता है जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया। अब इसको मुझे किसी का बाप बनाना है। बाप बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक चाइल्ड क्रिएट करना होगा। तो चाइल्ड यहाँ पर मैंने क्रिएट किया सर्कल नाम से। अब दिखाने के लिए कि भाई ये जो है इसका बच्चा है, मैंने यहाँ पर कॉलन और शेप ये यूज़ कर लिया। अभी सर्कल ऑथराइज हो गया कि ये बच्चा है शेप का। अब यदि बच्चा है शेप का, इससे गुण भी यहाँ पर आएंगे। तो गुण कैसे आएंगे, गुण लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर लूँगा। तो मैंने कर लिया और अपने मन मुताबिक उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। ये होता है इनहेरिटेंस। और मैंने यहाँ पर आपको ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग भी सिखा दी। तो मेथड ओवरराइडिंग को अगर मैं प्लेन भाषा में आपको समझाऊँ तो बाप चोर होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बेटा भी चोर ही होगा, हो सकता है वो अच्छा बंदा बन जाए। तो उसने अपनी क्वालिटीज़ को खुद डिफाइन कर ली। जैसे यहाँ पर सर्कल ने अपनी क्वालिटीज़ को खुद डिफाइन कर ली। बाप नल्ला था, देखो जीरो रिटर्न कर रहा था, लेकिन ये आपको अभी एरिया रिटर्न करके देगा। आई होप क्लियर होगा चीज़ें आपको। नेक्स्ट एक और हम लोग यहाँ पर क्लास बनाएंगे, इसका हम लोग नाम देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर क्या होता है भाई, स्क्वायर के अंदर तो होता है साइड, फ्लोट, अगेन इसका जो बाप होगा वो होगा शेप, एंड यहाँ पर मैं ओवरराइड करूँगा एरिया को। और एरिया इस बारी ये डिफाइन करेगा अपने मुताबिक, जो कि होगा साइड बाय साइड, साइड इंटू साइड। अगर आप स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके साइड को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको एरिया मिल जाता है। तो देखो अंतर, देखो क्या है, शेप बाप है,
इन दोनों बच्चों का, लेकिन इसके जो एरिया का लिखने का तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। दैट मीन्स ये बच्चा अपनी क्वालिटीज़ को खुद डिफाइन कर सकता है, ये सर्कल भी अपने क्वालिटीज़ को खुद डिफाइन कर सकता है, अपने मन मुताबिक कैलकुलेशन वगैरह कर सकता है। और इसको हम लोग बोलते हैं बाप की क्वालिटीज़ को अपने मन मुताबिक ओवरराइड करना, ये होता है ओवरराइडिंग। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, बहुत तरीके के फॉर्म। तो चलो मैं आपको इसका एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। लेट से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का नाम होता है प्रिंट एरिया। इसके अंदर आप सिंपली शेप को पास करो एंड मैं प्रिंट करूँगा इसके एरिया को। सो प्रिंट ln शेप का एरिया। अब मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है भाई कि ये शेप कौन सा शेप है, सर्कल शेप है, स्क्वायर शेप है, फलना शेप है, ढेमका शेप है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो तो इस शेप के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है कि भाई बहुत तरीके के फॉर्म हो सकते हैं इस शेप के, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है। आप देखो ना यार, ये शेप सर्कल भी हो सकता है, ये शेप स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो बाप है वो है तो आखिर में शेप ही ना। तो शेप के रेफरेंस में मैं उसके बच्चे को आराम से भेज सकता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऐसा अज्यूम करो कि किसी के यहाँ इन्विटेशन आया, ठीक, बाप के नाम पे इन्विटेशन आया, तो बहुत लोग ब्लेजर डाल के चले जाते हैं ना, बाप के नाम पे खा आते हैं, कहीं पर भी इन्विटेशन में घुस जाते हैं। कोई रोकता है? रोकता है कोई? बताओ, नहीं रोकता ना कोई। अरे बाप को इन्विटेशन दिया था, बेटवा खा गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलता है ये तो। वही है यहाँ पर, अगर आपके पापा के 10 बच्चे होंगे ना, तो उस इन्विटेशन पर अगर आपके पापा का नाम लिखा है तो उस जगह पर आपके 10 बच्चे जा सकते हैं। सोचो इस बात को। यही है पॉलीमॉर्फिज्म। दिया एक को, मजे 10 ने लूटा, यही यहाँ पे हो रहा है। मतलब आपके पापा के 10 डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, और वो 10 डिफरेंट फॉर्म हैं वो बच्चों के रूप में हैं उनके पास। तो यहाँ पर क्या है भाई, मेरे पास शेप है, शेप सबका पापा है, अगर वो पापा है तो उसके बच्चे वहाँ पर तो जा ही सकते हैं, वही यहाँ पर होगा। तो मैं अगर प्रिंट करूँ एरिया को, लेट अस सपोज मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ln प्रिंट एरिया, लेट से सर्कल, रेडियस है इसकी 2f, ठीक। अगेन प्रिंट ln प्रिंट एरिया, मेरे पास है स्क्वायर, यहाँ पर जो इसकी साइड है वो है 4f। सिमिलरली प्रिंट ln, यदि मेरे पास कोई और शेप है तो मैं उसके लिए भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल के लिए कोई शेप नहीं है, तो हटाता हूँ इसको और एग्जीक्यूट करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास 12.5666 समथिंग और 16, दैट मीन्स एरिया कैलकुलेट हो रहा है। तो इन्विटेशन वाला लॉजिक आप यहाँ पे लगा लो, वही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? बहुत सारे फॉर्म। अब शेप के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, यही है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनम क्लासेस को, कि इनम क्लासेस आखिर क्या होते हैं और कब हम इनका यूज़ करते हैं। तो देखो, इनम क्लासेस को यूज़ करना बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपको क्लास क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो इनम क्लास, ठीक, शेप टाइप, इसमें भी मैं शेप को ही रिप्रेजेंट करूँगा। तो इनम का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास एक फिक्स्ड हायरार्की होती है और मुझे इस हायरार्की को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग इनम का यूज़ करते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है इन्यूमरेशन क्लासेस। इसके अंदर आप अपने हायरार्की को एक एक करके बता सकते हो कि ये हायरार्की मेरे पास है। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने जर्नी स्टार्ट की सर्कल से, फिर मेरे पास आया रेक्टेंगल, फिर मेरे पास आया स्क्वायर। फिलहाल मैं 3 ही शेप को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने इन्यूमरेशन क्लास के साथ, ठीक। तो अब मेरे पास यहाँ पर बॉटम में एक फंक्शन है ड्रॉ शेप नाम से, जहाँ पर मैं शेप के टाइप को भेज सकता हूँ। तो इस ड्रॉ शेप के अंदर मैं एक व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। मैं अपने शेप टाइप को यहाँ पर लिखूँगा। शेप कितने तरीके से हो सकते हैं? तो शेप सर्कल हो सकता है, और उसको बताने के लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पर शेप टाइप, जो कि मेरा होगा इन्यूमरेशन क्लास, और उसके अंदर मेरे पास है सर्कल। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लूँगा प्रिंट ln का, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा सर्कल। सिमिलरली आप इसको डुप्लीकेट करो, आपके पास है यहाँ पर रेक्टेंगल, कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, कॉपी करो, सर्कल को भी यहाँ पर पेस्ट करो, डुप्लीकेट करो। लास्टली मेरे पास है स्क्वायर, स्क्वायर को भी कॉपी करके यहाँ पर कर दो पेस्ट।
सो ड्रॉ शेप फंक्शन यूज़ होगा हमारे शेप को ड्रॉ करने के लिए। लॉजिकली तो ये सिंपली सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर को प्रिंट करेगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। इन सब को यहाँ से आप कमेंट आउट कर दो और इसके नीचे आप यूज़ कर लो ड्रॉ शेप का। शेप टाइप डॉट रेक्टेंगल एग्जीक्यूट करोगे आप तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया। अब इन्यूमरेशन क्लास का यूज़ आप तभी करना जब आपको पता हो कि चीज़ें डायनामिक नहीं होने वाली, चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड हैं, आपको फिक्स्ड हायरार्की को रिप्रेजेंट करना है, आप इनम के साथ जा सकते हो। इसकी कुछ और फंक्शनलिटीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप शेप टाइप के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर इटरेट कर सकते हो। तो ये एंट्रीज़ आपको एक एरे देगा जिसमें आप इटरेशन परफॉर्म कर सकते हो। शेप टाइप प्रिंट ln शेप टाइप का यूज़ करो और शेप टाइप के पास होते हैं यहाँ पर नेम, ऑर्डिनल, तो आप इन दोनों का यूज़ भी कर सकते हो। तो चलो नेम के साथ हम लोग पहले प्ले करते हैं कि नेम आखिर क्या है। तो नेम नथिंग, ये जो आपका नेम है ना ये आपको वैसे ही मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर छोटा ही कर देता हूँ इस सर्कल को तो यही डिक्टो नेम मेरे को मिलेगा प्रिंट होके मेरे को। देख सकते हो यहाँ पर मिल रहा है वही चीज़ मुझे। सेकेंड है हमारे पास ऑर्डिनल। ऑर्डिनल बेसिकली बताता है इंडेक्स, इसका स्टार्ट होगा यहाँ से तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1 और इसका होगा 2। एग्जीक्यूट करेंगे आप तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। सिमिलरली इनम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू नाम का स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इस केस में अब आपको जितने भी आपके ये हायरार्की के टाइप हैं उनमें भी वैल्यू पास करनी होगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पर पास किया सर्कल, देन मैंने यहाँ पर पास किया रेक्टेंगल और लास्टली मैंने यहाँ पर पास किया स्क्वायर। इसको आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर वैल्यू के नाम से। एग्जीक्यूट करोगे तो आपको सारी वो वैल्यू मिलेंगी। ये होता है मेरा इन्यूमरेशन क्लासेस। अब बात ये आती है कि क्या मैं इन्यूमरेशन क्लासेस के साथ एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। करके दिखाता हूँ, लेकिन यार ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। जैसे मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल में क्या होता है भाई, रेडियस होती है ना एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो मैंने कहा ठीक है भाई, रेडियस मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ। बहुत सुंदर। अब सारों में मुझे रेडियस पास करनी होगी। चलो सर्कल का मैंने मान लिया 4f, सर्कल का मैंने मान लिया 4f, ठीक। रेक्टेंगल का मान लिया मैंने, रेडियस तो होती नहीं यार 0, स्क्वायर की भी होती नहीं 0, ठीक। अब मुझे यदि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा एज अ पैरामीटर। भाई ये पॉसिबिलिटी इनम के साथ नहीं है। इनम स्टैटिक हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही प्यारा, सुंदर, सुशील, अच्छा बच्चा माना जाता है, लेकिन डायनेमिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। डायनेमिक का मतलब ये है कि यदि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया हर शेप के लिए अलग होती है। अगर आप इनम के साथ करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बजाय इसके यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं समथिंग व्हाट वी कॉल्ड सील्ड क्लासेस। तो चलो सील्ड क्लासेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सील्ड क्लास शेप, अब शेप ऑलरेडी बन चुका है तो मैं इसको बोलूँगा शेप टाइप 2। इसके अंदर आप फिक्स्ड हायरार्की बना सकते हो और वो जो हायरार्की होगी ना वो सील्ड होगी। दैट मीन्स आप इनहेरिटेंस उस क्लास में, उस ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली करोगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि हमारे पास जितने भी हायरार्की होती है उनको हम लोग सील्ड कर देते हैं। बिल्कुल ये एकदम सील्ड क्लासेस हैं, आप इनके साथ फर्दर इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। गेम यहाँ पर इनहेरिटेंस का चल रहा है अंडर द हुड। देखो सो मैंने यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाया जिसमें मैं सर्कल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। सर्कल के पास ऑफकोर्स रेडियस होगी। ये मेरा पहला हायरार्की हो गया। बिल्कुल अगर आप यहाँ पर इनम क्लास को देखो तो यही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ सील्ड क्लासेस के साथ। तो मैंने सर्कल को रिप्रेजेंट कर लिया। अब मुझे इस क्लास को सील्ड करना है, तो सील्ड करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे शेप टाइप 2 का।
कॉटलिन में एक ही बार इनहेरिटेंस आप कर सकते हो, दोबारा इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर आपको ये बच्चा दिखाऊं तो ये बच्चा एक बार अपने बाप से इनहेरिट हो चुका है। अब इसमें आप फर्दर कोई इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है कॉटलिन में। इसी वजह से ये सील्ड क्लास पॉसिबल है। अगर एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस कर सकते आप तो ये बन ही नहीं सकता था। तो ये रहा मेरा सर्कल। सिमिलरली मेरे पास होगा स्क्वायर। और स्क्वायर के अंदर साइड होते हैं फ्लोट। अगेन इसको सील्ड करो आप शेप टाइप 2 से। नेक्स्ट मेरे पास होगा रेक्टेंगल। यहाँ पर मेरे पास होता है लेंथ, टाइप इज़ फ्लोट। देन हमारे पास होता है ब्रेथ, टाइप इज़ अगेन फ्लोट। सील्ड कर लो इसको शेप टाइप 2 से। तो मेरा सील्ड क्लास यहाँ पर बनके तैयार है। सील्ड क्लास के अंदर हम लोगों ने फिक्स्ड हायरार्की को रिप्रेजेंट किया, और इस हायरार्की के अंदर क्योंकि ये एक क्लास है तो क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल अपने मन मुताबिक पास कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। अब मुझे यदि एरिया कैलकुलेट करना है तो ये बहुत ही ईजिली मैं कर सकता हूँ। तो करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ बॉटम पे मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, इसको मैं बोलता हूँ कैलकुलेट एरिया। इसके अंदर मैं भेजता हूँ अपने शेप टाइप 2 को। व्हेन का यूज़ करो क्योंकि हमारे पास शेप टाइप 2 के 3 तरीके हो सकते हैं ना, 3 तरीके के शेप टाइप 2 हो सकते हैं। तो शेप, अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसका। तो इस बेसिकली यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के टाइप्स को चेक करने के लिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास शेप टाइप 2 क्या है, ये सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो मुझे चेक करना है जो मैंने यहाँ पर शेप टाइप 2 भेजा है वो किस टाइप का है। वो करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा शेप टाइप 2 डॉट सर्कल। यदि ये सर्कल होता है तो भाई एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? वेल एरिया कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ईजी है। उस केस में मैं यूज़ करूँगा मैथ पाई का। इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा और अपने रेडियस से 2 बारी मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो आप यूज़ करो यहाँ पर शेप। अब शेप जो है वो सर्कल शेप है, दैट मीन्स इसके पास रेडियस होगी। तो रेडियस अगेन यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे इस शेप के रेडियस से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा सर्कल का एरिया। बिल्कुल उसी तरीके से शेप टाइप 2 जो होगा वो स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर के केस में क्या करेंगे भाई? स्क्वायर के केस में हम लोग लेंगे अपने शेप को। अब ये जो शेप है ये बेसिकली है स्क्वायर टाइप, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कन्फर्मेशन दे दी है। तो साइड टाइम्स शेप साइड, ये मेरे को एरिया देगा स्क्वायर का। अब मुझे रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो मैं यूज़ करूँगा शेप टाइप 2 का। यहाँ पर मेरे पास होगा रेक्टेंगल शेप लेंथ टाइम्स शेप ब्रेथ, डन। और एट द एंड मैं यहाँ पर रिटर्न का यूज़ कर लूँगा। इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा यहाँ पर फ्लोट। तो सील्ड क्लास ने किया क्या? सील्ड क्लास ने मुझे एक हायरार्की बना के दी जो कि सील्ड है, जिसको आप फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकते। एंड देन मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है कैलकुलेट एरिया। इसके अंदर मैंने अपने सील्ड क्लास को भेजा। आप सील्ड क्लास 3 तरीके से हो सकते हैं, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। इसको मैंने वेन की मदद से चेक किया। इस यहाँ पर यूज़ होगा इस शेप को चेक करने के लिए कि जो शेप टाइप 2 है क्या ये सर्कल है। तो ये चेक करने के लिए, टाइप चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका। तो वही मैंने यहाँ पर किया और एट द एंड मैंने लॉजिक लिखा जिससे मुझे एरिया मिल गया। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ बहुत ईजिली। तो इन सबको यहाँ पर कर दो कमेंट। एट द एंड यूज़ करो प्रिंट ln का कैलकुलेट एरिया, और इस शेप में आप भेजोगे शेप टाइप 2। और शेप टाइप 2 क्या? सर्कल टाइप का भेजो। 3F यूज़ कर लो यहाँ पे। तो ये रहा मेरा सर्कल का एरिया। बिल्कुल इसी तरीके से यदि आप स्क्वायर का यूज़ करोगे तो अभी आपको 9 मिलेगा। कूल। तो कुछ इस तरीके से आप सील्ड क्लासेस का यूज़ करोगे। तो मेन डिफरेंस क्या है सील्ड क्लास और इन्यूमरेशन क्लासेस में? तो इन्यूमरेशन क्लास और सील्ड क्लास दोनों ही यूज़ होती है एक फिक्स्ड हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनम क्लासेस का यूज़ मोस्टली हम लोग करते हैं जब हमें इस बात को लेकर सर्टन होते हैं कि जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो डायनामिक नहीं होगा, वो फिक्स्ड होगा। जैसे शेप, यदि मुझे सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल ही रिप्रेजेंट करना है, केवल ये रिप्रेजेंट करना है, इन्यूमरेशन क्लासेस आर बेस्ट। लेकिन मुझे एरिया भी कैलकुलेट करना है और मुझे फर्दर चीज़ें को भी कैलकुलेट करना है, तो उस केस में इन्यूमरेशन क्लासेस फिट नहीं बैठते। उस केस में आप यूज़ करोगे सील्ड क्लासेस का।
तो जो मैंने यहाँ पर करके आपको दिखा दिया। तो ये होता है सील्ड क्लासेस। सिनेरियो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। ठीक, तो मान चलो आप एटीएम में गए और एटीएम से क्या होता है भाई, पैसे निकलते हैं। आपने अपने कार्ड को एंटर किया और पिन को गलत डाल दिया। जब आपने पिन एंटर किया पैसे निकालने के तो आपका पिन गलत था। तो अब हुआ क्या, पिन तो गलत है लेकिन आपका जो सिस्टम है वो क्रैश नहीं हुआ। वहाँ पर आपको एक प्रॉपर मैसेज आया कि आपका जो पिन एंटर किया है आपने वो गलत है। दैट मीन्स एक्सेप्शन हैंडल हुआ वहाँ पे। और यही चीज़ हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई, कैच, फाइनली। ये 3 कीवर्ड होते हैं जिनका यूज़ से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो चलिए हम आपको बहुत सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। तो एक मेरे पास वेरिएबल है रिजल्ट और 10 को मैं यहाँ डिवाइड करूँगा 0 से। ठीक है, मैंने कर दिया डिवाइड और उसके बाद मैं सिंपली प्रिंट करूँगा इस रिज़ल्ट को। भाई अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग में ये क्या काम करता है, ये बोलता है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी ना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इस केस में आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। करके आपको दिखाता हूँ, मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको ना तो हमारा प्रोग्राम ही क्रैश होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया है। और एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन, देखो यहाँ पर एक्सेप्शन का कुछ तो लफड़ा है ना, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन डिवाइड बाई 0। ठीक है, तो डिवाइड बाई 0 हो नहीं सकता, मतलब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक एक्सेप्शन है। तो अब हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो हैंडल करने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और अच्छा है। तो ट्राई का यूज़ करो आप। ठीक, कहने का मतलब ये है कि भाई जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो आप इस कोड को ट्राई करो एग्जीक्यूट करने का। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो मैं क्या काम करूँगा, मैं एक्सेप्शन से ऐसे फेंकूँगा, ऐसे थ्रो कर दूँगा। तो जब मैं थ्रो करूँगा तो कहीं कैच होगा वो, तो ये कैच ब्लॉक उसके लिए होता है। और इसके अंदर आपको मेंशन करना होगा कि किस टाइप का एक्सेप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेप्शन का, और ये एक्सेप्शन एक तरह से आप समझ सकते हो पेरेंट क्लास होता है सारे एक्सेप्शंस का। तो चाहे वो किसी और तरीके का एक्सेप्शन हो, जाहिर बात है वो एक्सेप्शन का बच्चा ही होगा। तो वहाँ पर आपका जो कैच है वो उस एक्सेप्शन को बहुत ईजिली कैच कर लेगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर कैच कर लिया उस एक्सेप्शन को। अब मैं प्रिंट करूँगा और बोलूँगा भाई सिस्टम एरर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। मैंने क्या काम किया, इस पर्टिकुलर कोड को जहाँ पर मुझे लगता था कि हाँ भाई रिस्क है इसको एग्जीक्यूट करने में, उसको मैंने ट्राई से रैप कर दिया। और यदि कोई एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो होती है तो उसको मैं करूँगा कैच यहाँ पर, और कैच करके इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूँगा। ये होता है ट्राई कैच। एग्जीक्यूट करेंगे इसको, आप देख सकते हो यहाँ पर सिस्टम एरर। दैट मीन्स कुछ तो एरर आया है। अब ये तो पेरेंट क्लास है सारे एक्सेप्शंस का। अब अगर स्पेसिफिकली आपको किसी एक्सेप्शन को ही कैच करना हो, जैसे इस केस में जो एक्सेप्शन होता है वो होता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। देख सकते हो सिस्टम एरर। यहाँ पर जब मैंने 0 से डिवाइड करने की कोशिश की तो इसने स्पेसिफिकली अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो किया और उसको हमने यहाँ पर कैच कर लिया। अब आप यहाँ पर मल्टीपल कैचेस का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एक तो हो गया मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यदि कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है तो वो चीज़ यहाँ पर कैच होगी। तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। नेक्स्ट मैं एक और कैच लिखूँगा किसी भी जनरल एक्सेप्शन के लिए। तो एक्सेप्शन यहाँ पर कोई भी जनरल हो सकती है। इस केस में मैं इस एक्सेप्शन का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैसेज भी होते हैं तो आप उस मैसेज को भी प्रिंट करा सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, इस 0 को मैं कन्वर्ट कर दूँगा 5 में। तो ये तो अभी कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, लेकिन इस रिजल्ट से जस्ट पहले हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो एक्सेप्शन आप थ्रो भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थ्रो किया एक जनरल एक्सेप्शन और मैंने बोला कि भाई एरर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हुआ क्या, ट्राई क्या है, कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अभी यहाँ से कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी, लेकिन मैंने इंटेंशनली यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो किया है। और ये एक्सेप्शन का टाइप नॉर्मल एक्सेप्शन ही है। दैट मीन्स ये वाला जो हमारा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा विथ दिस मैसेज। एग्जीक्यूट करते हैं, आप देख सकते हो भाई एरर आ गया। दैट मीन्स यहाँ से मैंने एक्सेप्शन थ्रो किया। तो आप खुद से भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। अभी मैं इसको यदि चेंज कर दूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन में तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो सिस्टम एरर।
नेक्स्ट हमारे पास होता है फाइनली। तो फाइनली क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर कोई एक्सेप्शन थ्रो की तो वो कैच कौन करेगा, ये हमारा कैच वाले ब्लॉक ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई कुछ भी हो, मुझे एक पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो आप फाइनली का यूज़ करोगे। इट डजेंट मैटर कितने बार यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होते हैं, कैच वगैरह होने के बाद इस फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना ही होता है। तो ये मस्ट होता है। अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसको आप चाहते हो कि ज़रूर से ज़रूर हो, भले कोई भी एक्सेप्शन थ्रो हो, तो उसको आप रखोगे फाइनली में। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ a जिसका वैल्यू होगा 2, एक वेरिएबल बनाता हूँ b जिसका वैल्यू होगा 5, और यहाँ पर प्रिंटलन का यूज़ करूँगा a+b। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7 मुझे मिल रहा है, ऑल्दो इसने एक्सेप्शन थ्रो करके रखा है अर्थमेटिक, ये यहाँ पर आया उसके बाद ही एग्जीक्यूट हुआ। तो फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। इट डजेंट मैटर कितने एक्सेप्शन आप थ्रो वगैरह करते हो अपने ट्राई में। तो ये होता है हमारे पास ट्राई कैच फाइनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जब हम लोग नेटवर्क कॉल वगैरह करते हैं एंड्रॉयड में। बट फिलहाल के लिए आप समझ लो कि इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है हमारे एंड्रॉयड कोडिंग में। तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आमतौर पे एटीएम में जब आप जाते हो तो पैसे निकालने ले जाते हो, आप अपने कार्ड को इंटर करते हो, उसके बाद पिन कोड इंटर करते हो। लेकिन पिन अगर आपका गलत होता है तो एटीएम बोलता है भाई पिन आपका गलत है। दैट मीन्स उसने गलती वाला पिन को लिया, सिस्टम क्रैश नहीं हुआ, उसने उसको हैंडल किया और आपको बताया कि आपका पिन ही गलत है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और इसको इनिशियली डिवाइड कर दिया 0 से। तो भाई कोई भी नंबर को 0 से आप कैसे डिवाइड कर सकते हो यार, वो तो इन्फिनिटी होगा, हमें पता है। लेकिन प्रोग्राम में बोला जाता है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते 0 से। यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होता है और वो एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पर कैच कर रहे हैं। प्रिंट जो भी करना कर रहे हैं या फिर कुछ और ऑपरेशन करना चाहते हो आप तो वो कर सकते हो। इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ई जो है इसका यूज़ करके आप इसके मैसेज वगैरह को भी प्रिंट कर सकते हो, मतलब आपको डिटेल भी प्रॉपर मिल जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उस केस में आपका ट्राई एग्जीक्यूट होगा और फिर फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये ब्लॉक मस्ट एग्जीक्यूट होते हैं, ज़रूर से ज़रूर एग्जीक्यूट होते हैं। इट डजेंट मैटर आपका ट्राई कितना भी एक्सेप्शन थ्रो करता है। ये होता है ट्राई कैच फाइनली कीवर्ड इन कॉटलिन। तो जो आपके पास एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और आपको उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल बनाते हैं और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट स्टूडेंट के नाम से। ओके, इसका नाम है मेरा नाम, आई मीन हिमांशु, और इसको मैं यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, सिंपल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए क्या आप लोग 100 वेरिएबल बनाओगे? ऑफ कोर्स नहीं बनाओगे। और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग कलेक्शंस का। तो कलेक्शंस का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना होता है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम से एक वेरिएबल, और लिस्ट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर यूज़ करोगे लिस्ट ऑफ का। यहाँ पर आप टाइप दोगे तो मैं इसका टाइप दूंगा स्ट्रिंग। इसके अंदर आप नाम को पास कर सकते हो, लाइक हिमांशु, ये मेरा एक बंदा हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर होगा राम, उसी तरीके से यहाँ पर होगा श्याम, और भी 1000 नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बना ली स्टूडेंट्स की, और ये इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल लिस्ट। इम्यूटेबल का मतलब है इसको आप म्यूटेट नहीं कर सकते, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट ऑफ में और म्यूटेबल लिस्ट ऑफ में क्या अंतर है। अगर आपको कोई नाम वगैरह को चेंज करना है या फिर अपडेट करना है तो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ की हेल्प से आप कर सकते हो। लेकिन लिस्ट ऑफ में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती क्योंकि ये इम्यूटेबल है। एक बार आपने यहाँ पर वैल्यूज दे दी, उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप इन स्टूडेंट्स में इटरेट करना चाहते हो तो सिंपली आप स्टूडेंट्स का यूज़ करो। हमने लूप के बारे में सीखा है तो फॉर ईच का यूज़ करो। आपको एक एक करके स्टूडेंट आप मिलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग लैम्डा के अंदर, आप प्रिंट कर सकते हो उनकी वैल्यूज़ को। एग्जीक्यूट करके देखो, हेलो हिमांशु, हेलो राम, हेलो श्याम। ठीक, लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस हिमांशु को किसी और नाम से रिप्लेस कर दूँ। तो क्योंकि ये लिस्ट ऑफ क्या है, ये एक इम्यूटेबल लिस्ट है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते।
लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप यूज़ कर लो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। वेरी सिंपल। अब आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो इंडेक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, जैसे ये पहला आइटम है ना, तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। 0 इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा हिमांशु को, 1 इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा राम को, और सेकेंड इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा श्याम को। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बेसिकली आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर हमें पहला आइटम को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर काउंटिंग 1 से नहीं स्टार्ट होती। प्रोग्रामिंग में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस लिस्ट में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है हिमांशु को तो इसका इंडेक्स होगा 0, राम का इंडेक्स होगा 1 और श्याम का इंडेक्स होगा 2। मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स डॉट आप गेट का भी यूज़ कर सकते हो और आप इस स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप इंडेक्स को पास करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो है हिमांशु। एग्जीक्यूट करो तो ये जो वैल्यू आई पहली वाली ना, ये वाला प्रिंटलन है। ठीक है, तो इंडेक्स आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब मैं चाहता हूँ हिमांशु को अपडेट करना, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि आप म्यूटेबल लिस्ट का यूज़ कर रहे हो। सो चलो करते हैं स्टूडेंट्स। मैं ये 0 वाला है ना वैल्यू, इसको मैं बोलता हूँ पागल। मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। देखो, हेलो पागल, हेलो राम, हेलो श्याम। लेकिन यदि मैं इसको बोल दूँ लिस्ट ऑफ, तो देखो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक इम्यूटेबल लिस्ट है। सो ये आपको अपने दिमाग में रखनी होगी कि अगर आपको कुछ इन फ्यूचर अपडेट करना है लिस्ट वगैरह को तो म्यूटेबल लिस्ट का यूज़ करो, अगर नहीं करना है तो आप यूज़ करो इस लिस्ट ऑफ का। तो ये होता है हमारे पास बेसिक सा लिस्ट। आप इसकी हेल्प से बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन रख सकते हो। ये केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए नहीं, ये क्लासेस के साथ भी वर्क करते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट नाम से और इस स्टूडेंट में उसका नेम ले लेता हूँ। बस मेरे पास है ही इन्फॉर्मेशन इस क्लास में। इस टाइप का भी आप यहाँ पर बना सकते हो एक लिस्ट। बस आपको करना क्या होगा ना, आपको अभी स्टूडेंट बनाने होंगे। तो ये मेरा पहला स्टूडेंट है हिमांशु, दूसरा स्टूडेंट है, और ये जो हमारा तीसरा स्टूडेंट है ये अभी हम लोग रैप करेंगे स्टूडेंट के अंदर। तो हमारे पास इस म्यूटेबल लिस्ट में 3 स्टूडेंट हैं, हिमांशु, राम, श्याम। अगर मुझे इसको अपडेट करना है पहले वाले स्टूडेंट को तो सिंपली आप एक नया इंस्टेंस बनाओगे अपने स्टूडेंट्स का और ये पॉसिबल हो जाता है। अब इस स्टूडेंट का नेम हम लोग यूज़ करेंगे। एग्जीक्यूट करके देखो इसको, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा और म्यूटेशन भी यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं म्यूटेबल लिस्ट ऑफ का। यदि मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दूँ लिस्ट ऑफ को तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको इसको कमेंट करके रखना होगा और इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप तो आपको वही चीज़ मिलेगा, हेलो हिमांशु, हेलो राम, हेलो श्याम। ये होता है लिस्ट। तो अगर आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना है तो आप यूजुअली यूज़ करते हैं लिस्ट का, और लिस्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उन केसेस में जहाँ पर आपको हज़ारों आइटम को रिप्रेजेंट करना है आप लिस्ट के साथ जा सकते हो। तो ये होता है हमारा कलेक्शन में पहला चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट के बारे में। तो सेट में बेसिकली डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता। तो मैं आपको इस करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स अटेंडेंस, मुझे एक स्टूडेंट की अटेंडेंस बनानी है और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सेट ऑफ का। टाइप होगा इसका लेट्स से इंटीजर 1 2 3 4 5। लेकिन मैं अगर 5 को 2 बार कर देता हूँ ना, सो अभी मैं इसमें इटरेट करके आपको वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर ईच प्रिंट ln, तो ये आपको अटेंडेंस प्रिंट करके देगा। बाकी सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड इसको यदि मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू मिली 1 2 3 4 5। मतलब ये है कि सेट का यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपको डुप्लीकेशन से एलर्जी हो। एक चीज़ और करता हूँ मैं यहाँ पर, इस 3 के बाद मैं 1 को इंट्रोड्यूस करता हूँ और एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। स्टिल अगर ये 1 पहले आ चुका है तो यहाँ वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो इसको प्रिंट ही नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर मैटर्स। यदि आप कोई नंबर पहले ही आ चुका है इस सेट में
तो आप कितनी बार भी उसको लिखो वो दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सेट बोलेगा कि भाई ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। 1 यहाँ पर देखो पहले आ चुका है तो इसको इतनी इन्फॉर्मेशन है, हाँ भाई 1 मेरे पास है। यदि ऐसा कोई आगे मिलता है मुझे तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, वही इसने यहाँ पर किया। 1 2 3 4 5, 1 यहाँ से गायब है, 5 यहाँ से गायब है। तो कुछ इस तरीके से आप सेट का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, ये हो गया इम्यूटेबल सेट, इसी तरीके से हमारे पास होता है म्यूटेबल सेट ऑफ। तो आप अपने मन मुताबिक इसका यूज़ कर सकते हो। और तरीके का कलेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैप ऑफ। अब सपोज़ करो आपको स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर रखना है उनके नेम में करस्पॉन्डिंग, मतलब उसका नाम जो है वो मैप होगा उसके मोबाइल नंबर से। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक कलेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैप ऑफ। और मैं यहाँ पर इसका एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम होगा स्टूडेंट्स मोबाइल मैप, मैप ऑफ। इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो आप देख रहे हो ना, ऐसे और ऐसे। तो मैं सबसे पहले तो लिखूँगा स्टूडेंट का नाम, या फिर स्टूडेंट का नाम लिखने से बढ़िया मैं स्टूडेंट क्लास ही नहीं यूज़ कर लूँ, तो स्टूडेंट का क्लास और मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर क्या होगा, तो फ़िलहाल के लिए मैं मोबाइल नंबर को भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये हो हमारा मैप ऑफ। मैप ऑफ क्या होता है, ये एक इम्यूटेबल मैपिंग होती है जहाँ पर आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तो चलो मैंने यहाँ पर एक रवि नाम का मेरा बच्चा है, उसका मैं मैप कराऊंगा उसके नंबर के साथ। तो नंबर लेट से 98388878 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरा नेम है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ कई बारी। ये हो गया रवि, ये हो गया राम, फिर हो गया मेरे पास श्याम, और लास्टली पल्लवी। अब मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए मिल रही है क्योंकि आप नोटिस करो ये स्टूडेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ जो कि गलत है, क्योंकि मेरा पहला टाइप स्ट्रिंग स्टूडेंट है तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स यूज़ करना होगा। सिमिलरली सबके लिए मैं चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ये हो गया मेरा राम, सिमिलरली होगा हमारा श्याम, सिमिलरली होगी पल्लवी। तो जो रवि है इसका ये नंबर है, जो राम है उसमें मैं एक नंबर चेंज कर देता हूँ, ये नंबर है। श्याम का नंबर ये है और पल्लवी का नंबर लेट से ये है। तो यहाँ पर एक मैपिंग बनके तैयार हो गई, मतलब रवि का जो नंबर है वो ये है 9838 ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाला। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट। तो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस स्टूडेंट मोबाइल मैप को, इटरेट करेंगे। तो इस इटरेशन में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा हमारा स्टूडेंट। सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट मोबाइल, मतलब मैं जानता हूँ कि पहला जो मेरा मैप के अंदर, कोई भी मैपिंग के अंदर जो पहला वैल्यू होगा वो होगा कि स्टूडेंट, और दूसरा वाला होगा एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा इसको और मोबाइल रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक। प्रिंट करके इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रिंट ln स्टूडेंट का जो नेम होगा मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करूँगा। सो आप यूज़ करोगे स्टूडेंट का नेम, मोबाइल नंबर, और यूज़ करेंगे हम लोग अपने मोबाइल को, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑलराइट, सो मैं बाकी सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देख सकते हो स्टूडेंट है रवि और उसका मोबाइल नंबर है ये, स्टूडेंट है राम, उसका मोबाइल नंबर है ये, शाम का ये, पल्लवी का ये। तो कुछ इस तरीके से आप मैप का यूज़ कर सकते हो। अगर ये इम्यूटेबल है तो मेरे पास म्यूटेबल मैप भी है। तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो इनकी वैल्यूज़ को, क्योंकि ये एक म्यूटेबल मैप है, आप वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो। अगर मैं मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, इसको हम बोलते हैं की, और ये इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारा है की, ये है वैल्यू की मैप विथ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो अगर मुझे इसको अपडेट करना है दैट मीन्स मुझे इस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं इस वैल्यू को अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। सो वो करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट मोबाइल मैप। इंडेक्स तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं हमारे
की को, तो इसी की के करस्पॉन्डिंग मुझे इस वैल्यू को अपडेट कर रही है। तो वो करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम होता है रिप्लेस। तो भाई सिंपली रिप्लेस कर दो इस स्टूडेंट रवि के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है विथ 11111। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। और सो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू अपडेट नहीं हुई। वो इस वजह से नहीं हुई कि हमने यहाँ पर हैश कोड और टू स्ट्रिंग इक्वल्स इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। तो मैं इसको डेटा क्लास की तरह ट्रीट करूँगा अभी, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनका हमें मिल जाए इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे ही मैंने डेटा क्लास में इसको कन्वर्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये अभी अपडेट हो चुकी है पुराने वैल्यू से। तो कुछ इस तरीके से आप म्यूटेबल मैप का यूज़ कर सकते हो और इन फंक्शंस का यूज़ करके आप चीज़ों को अपडेट वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम कलेक्शंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर्स नाम से, ये एक लिस्ट है और इसका जो टाइप है वो है इंटीजर 1 2 3 4 5 6। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास लिस्ट में आइटम्स हैं इनकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो करने के लिए हमारे पास एक कलेक्शन में फंक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैप। मैप का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट से मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ हर आइटम में। तो करने के लिए इट ये रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर्स में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें आइटम को एक एक करके। जैसे लूप चलता है ना, वैसे ही मैप में भी होता है, एक एक करके आपको आइटम मिलेगा। अब इनमें मैं क्या करना चाहता हूँ, हर एक में, प्रत्येक में मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। एंड अब जो इसका रिटर्न टाइप होगा, यदि आप चेक करोगे तो ये अभी क्या है, सेम ही रिटर्न टाइप है लेकिन वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो इसको मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ और बोलता हूँ अपडेटेड वैल्यूज़ फॉर ईच। ये मेरा लूप है, प्रिंट ln का यूज़ करके मैं वैल्यूज़ को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ तक तो हमारी वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करूँगा, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म कर देगा हमारी वैल्यू को, सब में 2 से मल्टीप्लाई करके हमें एक नया अपडेटेड वैल्यूज़ की लिस्ट दे देगा, जिसको हम यहाँ पर इटरेट करके एक एक करके वैल्यू प्रिंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले में 2 4 6 8 10 12। तो मैप का यूज़ आप कर सकते हो अपने लिस्ट में आइटम्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया 2 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको एक और फंक्शन के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं फ़िल्टर। तो फ़िल्टर वैल्यूज़ नंबर्स फ़िल्टर। तो मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ इस लिस्ट में, जो हमारे पास नंबर की लिस्ट है, इसमें केवल इवन नंबर मैं चाहता हूँ। इवन नंबर को चाहने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इट का मॉड निकालना होगा, इट मॉड 2 = 0। तो अगर तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर हमको मिल जाएगा। ये रहा हमारा लॉजिक। तो जैसे 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा ना, रिमाइंडर 1 बचा, दैट मीन्स ये इवन नहीं है। लेकिन अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 को तो 0 रिमाइंडर आएगा, दैट मीन्स ये इवन है। और यही सारी वैल्यूज़ हमारे इस फिल्टर वैल्यूज़ में हमको मिलेंगी। यूज़ करो फिल्टर वैल्यूज़ को, फॉर ईच प्रिंट ln इवन, एंड उसके बाद आप नंबर्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, एक और यहाँ पर प्रिंट ln यूज़ करता हूँ सेपरेटर के लिए। ओके, सो ये मेरा इवन नंबर 246। ये 246 हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा है इस फिल्टर के अंदर। आप मल्टीपल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैं इस अपडेटेड वैल्यूज़ का यूज़ करता हूँ ना, इसको मैं फिल्टर के नीचे ले लेता हूँ और इसको बोलता हूँ अपडेटेड वैल्यूज़ 2। तो मैं ये क्या करेगा, ये सब नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब मैं चाहता हूँ इसमें फ़िल्टर का यूज़ करूँ, लॉजिक बिल्कुल सेम है, इट मॉड 2 = 0। अभी क्या होगा, सबसे पहले इस नंबर लिस्ट में मैपिंग होगी, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम फ़िल्टर करेंगे सारे इवेंट्स को। तो यहाँ तक तो हमारे पास सारे इवन नंबर ही होंगे और अंततः मुझे जो वैल्यू वापस मिलेगी वो मिल जाएगी यही वाली फिर से। ठीक, सो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं प्रिंट ln का यूज़ करता हूँ और आपको वैल्यूज़ प्रिंट करके दिखाता हूँ। एंड
एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। सारे नंबर ही मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10। जहाँ यहाँ तक क्या हुआ ना, सब नंबर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सारे इवन बन गए, सारे इवन बन गए तो हमें यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो और अपने लिस्ट में, अपने सेट वगैरह में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, फिल्टरिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो फिलहाल ये एक बिगिनर के लिए कोर्स है, तो इसमें अभी मैं इतना ही आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं, फिलहाल के लिए आप केवल बेसिक्स पर फोकस करो। तो दैट्स इट, ये था हमारा कॉटलिन का क्रैश कोर्स। मैंने आपको कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सब एटलीस्ट क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट को मुझे बता सकते हो और मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हों। अगर ऐसा है तो कमेंट करो अच्छा वाला और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट थिंग आपको करना है ना, वो करना है यहाँ एक बाय मी कॉफ़ी करके होगा, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है भाई। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे लिए कॉफ़ी बाय कर सकते हो। होप ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो और आपको चीज़ें समझ में आई हों। थैंक यू।